अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ हासिल जिस्त बाय वजीह महमूद का लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और आपको ये नॉवल कैसी लगी है तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। हॉस्पिटल के कमरे में मध्यम रोशनी थी। दीवार पर लगी हुई घड़ी की टिक टिक खामोशी को मजीद नुमाया कर रही थी। वो बेड पर लेटा हुआ छत को खाली नजरों से देख रहा था। सूजी हुई वीरान आंखें, चेहरे पर असियत भरे हुए तासरात के साथ वो वाकई काबिले रहम लग रहा था। चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान के साथ उसकी आंखें खुश्क थीं, मगर दिल खून के आंसू रो रहा था। बज़ाहिर वो पुरसकून नजर आ रहा था, मगर उसके दिल व दिमाग में एक तूफान अब भी बरपा था। वो खुद को सिर्फ एक जिंदा लाश महसूस कर रहा था। सालिया बेगम की जाने की खबर ने जैसे उसके अंदर मौजूद जिंदगी की मध्यम रोशनी भी छीन ली थी। वो बार बार अपने जहन में वो लम्हा दोहराता। डॉक्टर के अल्फाज कानों में गूंजते कि हम मरीज को नहीं बचा सके। उसके बाद वक्त जैसे शादेन लाशारी के लिए थम गया था। अब वो हर लम्हा खुद से लड़ रहा था। हर सांस के साथ वो अपने समीर की आवाज सुनता, जिसमें उसके लिए सिर्फ ताने और मलामत थी। न जाने एकदम उसे क्या हुआ था कि खुश्क आंसू बहने लगे थे। वो हिचकियों के साथ रोने लगा था। वो किस कद्र बदनसीब था। उन लोगों की जिंदगी में जाते उनकी सारी खुशियां गमों में बदल गई। उसे बार बार अपनी बहनों के चेहरे याद आते। उनकी असलियत का जिम्मेदार वही था, पहले हयात सिद्दीकी और अब सालिया बेगम। आखिर उनकी हर तकलीफ के पीछे वो ही क्यों होता था। काश काश मैं उनकी जिंदगी में कभी वापस न आता। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उसकी रसाई सिर्फ उसके अपने कानों तक थी। किसी का बड़े से बड़ा नुकसान करके जरा भी परेशान न होने वाला शाहजैन लाशारी आज किसी के खातिर फूट फूट कर रो रहा था। नजरों के सामने बार बार कफन में लिपटा हुआ सालिया बेगम का चेहरा आता, जिससे उसकी असलियत में मजीद इजाफा होता जाता। उसे याद था कि सालिया बेगम अपने आखिरी वक्त में उसे माफ कर चुकी थी। उनका वो आखिरी लम्स वो नहीं भूल सकता था। खिड़की के उस पार शाम ढलते ही आसमान पर सुर्खी फैलने लगी थी, गोया आज कुदरत भी उसके गम में उसके साथ शरीक हो। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। वो फर्श पर सर दोनों घुटनों में गिराए बैठी रो रही थी। आज सुबह ही आबरू ने जबरदस्ती उसे राबिया बेगम के साथ इधर भेजा था। वहां जब भी वो सालिया बेगम की कोई भी चीज देखती या उनके कमरे में जाती तो उसका खुद पर इख्तियार न रहता। रो रो कर वो अपना बुरा हाल कर चुकी थी, जिससे उसकी तबीयत मुतासिर हो रही थी। कल शाम में वो एकदम रोते रोते बेहोश हो गई थी, जिस पर आबरू ने उसे राबिया बेगम के साथ भेजने का फैसला किया था, ताकि उसकी तबीयत में कुछ बेहतरी आ सके। जबकि खुद वो रुतबा और हरम के साथ वहीं अपने घर पर मौजूद थी। आज एक हफ्ता हो गया था, मगर उसे सब्र ही नहीं आता था। गम था ही इतना बड़ा। ये एहसास उसके लिए जानलेवा था कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। वो हर वक्त रोती रहती थी और अब भी वो बेआवाज आंसू बहा रही थी। दरवाजे खुलने की आहट पर भी उसने सर नहीं उठाया था कि कमरे में छाए हुए अंधेरे को एकदम रोशनी ने निकल लिया। इसवा ने सर उठाते हुए सूजी हुई आंखों से कमरे में दाखिल होने वाले अफाक को देखा था, जो ट्रे हाथ में उठाए उससे ही देख रहा था। इसवा ने वापस अपना सर झुका लिया था। अफाक कदम उठाता हुआ उसके पास आया और ट्रे बेड पर रखते हुए उसने इसबा को पुकारा। इसबा, इसबा। उसके कंधे पर हाथ रखते उसकी नजर उसके बिखरे हुए बालों पर थी। उठो, शाबाश, आओ ऊपर बैठो। अफाक ने उसका हाथ थामा, जिस पर इसबा ने उसके चेहरे की जानिब देखा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, वो रोंदी हुई आवाज में बोली। प्लीज इसबा, ऊपर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। अफाक ने उसकी हालत देखी। वो शदीद बीमार नजर आ रही थी। अफाक, मैं प्लीज। आफाक ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया था, जिसे कुछ लम्हे देखते हुए इसबा ने गहरी सांस ली और उसका हाथ थामते उठ खड़ी हुई। आफाक, मुझे कुछ नहीं खाना, वो मध्यम आवाज में बोली। कमजोरी के बास उसे सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर उसे अपनी परवाही कहाँ थी। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया इसबा, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। प्लीज, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खा लो। वो उसके बिखरे हुए बाल समेटते हुए उन्हें बांध रहा था। मुझे नहीं खाना आफाक, वो बजिद हुई। आफाक अब उसके सामने बैठ चुका था। अपनी सेहत के खातिर बस थोड़ा सा खा लो। उसने प्लेट उसके सामने रखी। मैं ठीक हूँ आफाक, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक बार फिर रोने लगी थी। इस तरह मत रो इसबा, सब्र करो। आफाक प्लेट हटाते हुए आगे हुआ था। मुझे सब्र नहीं आ रहा आफाक, मैं बोल नहीं पा रही। मैं आफाक ने उसे अपने साथ लगाया था। वो हिचकियों से रो रही थी। उसकी हालत आफाक को भी शदीद तकलीफ दे रही थी। हौसला रखो इसबा, और प्लीज रो मत। तुम्हारे रोने से ममानी को तकलीफ होगी।
जब वो अपनी जिंदगी में तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी तो अब भी तुम्हारे आंसू उन्हें तकलीफ देंगे। हौसला रखो। वो उसके बाल सहलाते हुए कह रहा था, जबकि इस्मा आंखें बंद किए वे आवाज आंसू बहा रही थी। कोर्ट से वापसी पर आज उसे देर हो गई थी और अब वो किचन में खड़ी हुई खाना बनाने में रुतबा की मदद कर रही थी। घर का खालीपन, हर सू छाई उदासी, खामोशी पूरे घर में एक सोगवार फिजा कायम कर रही थी। खाना तैयार करते हुए वो बाहर आई। हरम को कमरे से बुलाते अब वो तीनों टेबल पर बैठी हुई थी। सालिया बेगम की खाली कुर्सी को देखते हर बार उन सब का दिल एक बार फिर तकलीफ से कटने लगता। आज उन्हें इस दुनिया से गए हुए 2 हफ्ते हो गए थे, मगर उनका दुख अब भी ताज़ा था। चंद लुकमे हलक से उतारते हुए रुतबा और हरम अपने कमरे में चली गई थी, जबकि आबरू सामने रखे प्लेट को देखती गहरी सोच में गुम थी। उसे वापस कोर्ट जाते हुए 4 दिन हो गए थे। जिंदगी को मामूल पर लाने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि एकदम बेल की आवाज ने उसे अपनी जानी मुतवज्जा किया। वो दुपट्टा सर पर ओढ़ते हुए उठ खड़ी हुई थी और कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए थे। दरवाजा खोलते ही उसकी निगाह सामने खड़े हुए ताशविन पर पड़ी थी, जो पिछले 1 हफ्ते से रोज रात को खुद उससे मिलने आता था और अब तक उसने एक बार भी उससे वापस जाने के लिए बात नहीं की थी, क्योंकि वो उसकी हालत को अच्छी तरह समझता था और उसका एहसास करता था। वो इस बार भी उस शख्स की एहसानमंद थी। अंदर दाखिल होते ही उसने सलाम किया और उसके पीछे चलता अंदर आ गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कल रात उसे तेज बुखार था, जिसके बावजूद वो आज कोर्ट गई थी। काफी बेहतर है, मुख्तर से जवाब देते हुए वो लॉन्च में दाखिल हुई थी। टेबल पर पड़े हुए बर्तन उठाते उसने ताशविन को मुखातिब किया। खाना लाऊं आपके लिए? जिस पर ताशविन ने नफी में सर हिलाया। चाय पियेंगे? इस बार भी उसने नफी में सर हिलाया। मैं बस कुछ देर तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बातें करनी है। ताशविन की बात पर वह अस्पात में सर हिलाते हुए बर्तन उठाने लगी थी और थोड़ी देर बाद वो उसके साथ लॉन्च में रखे हुए सोफे पर बैठी थी। आबरू, बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुनना। उसने ये कहते हुए आबरू का हाथ थामा कि उसकी हद्दत महसूस करते हुए उसने हाथ फौरन ही उसके माथे पर रखा। तुम्हें तो अब भी बुखार है आबरू, दवाई ली थी? आबरू ने नफी में सर हिलाया, जबकि ताशविन की नजरें उसके बुझे हुए चेहरे पर थी। वो संजीदा तासुरात लिए खाली निगाहों से उसे देख रही थी। वो गवाह था कि उसने ये वक्त किस असियत में काटा है। वो फौरन उठकर अंदर गया था और कुछ देर बाद वो दवाई खा चुकी थी। अपना ख्याल रखा करो आबरू, अगर तुम बीमार पड़ जाओगी तो बाकियों को कौन संभालेगा? आबरू ने पानी का गिलास रखते हुए अस्पात में सर हिलाया। कुछ देर के लिए उनके दरमियान खामोशी छा गई थी कि ताशविन की आवाज उसके समाज से टकराई। आबरू, मेरा ख्याल है कि अब हमें कोई फैसला करना होगा। आबरू ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। हम यूं रुतबा और हरम को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकते। ताशविन मुनासिब अल्फाज में अपनी बात उस तक पहुंचा चुका था, जबकि दूसरी जानिब आबरू भी उसकी बात समझ गई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ताशविन, मगर मगर इस घर को छोड़ने के लिए मेरा मेरा दिल राजी नहीं है। उसके लहजे और आंखों की नमी ताशविन महसूस कर सकता था। मैं जानती हूँ कि हमें ये घर छोड़ना होगा, मगर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। उसने अपनी मुश्किल उसके सामने रखी थी। ताशविन को उस पर बहुत तरस आया था। वो एक मजबूत औरत थी, मगर उस वक्त उसकी हालत देखते कोई भी उस बात पर यकीन न करता। आप मेरे मेरे साथ आए। वो उठ खड़ी हुई, जिस पर ताशविन भी उसके पीछे चल पड़ा। वो उसे सालिया बेगम के कमरे में लाई थी। ये घर छोड़ते वक्त मैं इस कमरे को कैसे बंद करूंगी ताशविन? एक आंसू उसकी आंख से निकलकर उसके रुखसार पर आ गिरा। ये सब चीजें मैं कैसे छोड़कर जाऊंगी? वो टेबल पर रखा हुआ सालिया बेगम का चश्मा, उनकी तस्बीह, उनकी दवाइयाँ सब उठाते हुए बोली थी। ताशविन ने हाथ आबरू के सानों पर रखा। हौसला रखो आबरू, मत रो। ताशविन के इस जुमले पर वो अपना जब्त खो बैठी थी और बेआवाज रोने लगी। वो इतनी खुश थी ताशविन, वो वो क्यों हमें छोड़कर चली गई? वो रोते हुए बोली, जिस पर ताशविन ने उसे बेड पर बिठाया था। आबरू, आबरू, इधर देखो मेरी तरफ। उसका चेहरा हाथों में लिए ताशविन ने उसके पुकारा। प्लीज मत रो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। जितना चाहो वक्त लो, आराम से सोचो, मगर यूं रोकर खुद को हल्का मत करो प्लीज। उसके आंसू ताशविन के दिल पर गिर रहे थे। अगर वो तकलीफ में थी तो ताशविन भी बेसुकून था, जबकि दूसरी जानिब आबरू जानती थी कि अब ना चाहते हुए भी उसे यह हकीकत तस्लीम करनी होगी कि सालिया बेगम के जाने के बाद उनकी जिंदगी में कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। ये घर छोड़ने का फैसला बेहद तकलीफ दे, मगर हालात और वक्त की जरूरत था। वो डॉक्टर से बात करते हुए अब शाज़ेन के पास जा रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही मंजर हमेशा की तरह पुराना था। वो बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा था। सालिया बेगम की वफात के बाद उसने बात करना मुकम्मल तर्क कर दी थी। वो जब भी उसके पास आते वो उन्हें इसी हालत में मिलता,
सालिया बेगम के जनाजे पर वो फूट फूट कर रो दिया था। फयाज लाशारी ने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इस हाल में देखेंगे, और उस रोज के बाद एक गहरी चुप उसकी जिंदगी का खासा बन चुकी थी। वो अंदर आकर कुछ फासले पर रखे हुए सोफे पर बैठ गए। वो डॉक्टर से शाहजैन की अगली कीमोथेरेपी का पूछने गए थे, क्योंकि वो उसके इलाज के बाद एक बार शहरियार के पास जाना चाहते थे। डेड, आहट महसूस करते शाहजैन ने आंखें खोली और उनकी जानिब देखते हुए उन्हें पुकारा, जिस पर फयाज लाशारी को ताज्जुब हुआ। वो तेजी से उसके पास गए। हाँ बेटा बोलो, वो उसके पास खड़े हुए मुस्कुराते हुए बोले। आपसे राब्ता क्या किसी ने? उसके सवाल पर फयाज लाशारी की मुस्कुराहट सिमटी। वो जानते थे कि किसकी बात कर रहा है, जबकि उनकी खामोशी शाहजैन को उसके सवाल का जवाब दे चुकी थी। मुझे मालूम है कि उन्होंने राब्ता नहीं किया होगा, और जाहिर है उन्हें करना भी नहीं चाहिए। आखिर अपनी खुशियों के कातिल से ताल्लुक कौन रखना चाहेगा? वो संजीदगी से बोलते हुए तल्खी से मुस्कुराया, जिस पर फयाज लाशारी फौरन बोलने लगे थे। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उनका जख्म अभी ताज़ा है, वक्त गुजरने के साथ वो संभल जाएंगे। और इसमें मेरा ही कसूर है डैड, वो उनकी बात काटते हुए बोला। ना मैं उनकी जिंदगियों में वापस आता, न उनके साथ ऐसा होता। इस सब के पीछे सिर्फ मैं हूँ। ऐसी बात नहीं है शाहजैन, तुम्हारा यूं उनकी जिंदगियों में आना तय था, और सिर्फ उनकी नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी में भी तो भूचाल आया है। तुम्हारी हकीकत, असल पहचान, और सबसे बढ़कर तुम्हारी बीमारी। वो उसे तसल्ली दे रहे थे। ये सब मेरे अमाल का नतीजा है डैड। बेशक अभी जो हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मगर इन सारे वाकयात के पीछे मेरे ही गुनाह हैं, जिनका खामियाजा मैं अब भुगत रहा हूँ। वो वजाहत कर रहा था। चले मान लिया कि मुझे मालूम नहीं था कि उस रोज मेरे गाड़ी के नीचे मरने वाला वो शख्स मेरा बाप है, मगर क्या मुझे एक मरे हुए इंसान के बारे में इस तरह बात करनी चाहिए थी जिस तरह मैंने की? क्या मुझे इंसानियत के खातिर उस वक्त सड़क पर रुककर उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? फयाज लाशारी खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। छोटे घर के लोगों और कंपनी के मुलाजमीन को हकीर समझना भी मेरा इख्तियार में था डैड। उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, और बात यहाँ खत्म नहीं होती। सच्चाई जानते हुए भी सिर्फ अपने दोस्त को बचाने की खातिर एक औरत पर कातलाना हमला करवाना भी मेरे इख्तियार में था डैड, और आज मुझे मेरे किए उन सब अमाल की सजा मिल रही है। फयाज लाशारी के पास कहने को कुछ ना था, क्योंकि उसकी हर बात बिल्कुल ठीक थी। उसे हर उस चीज का एहसास हो रहा था जो वो चाहते थे, मगर अफसोस कि अब बहुत देर हो गई थी। रही बात मेरी बीमारी की, तो यह भी मेरा क्या धरा है। नुकसानात जानते हुए भी अपने जिस्म को इस नशे की आदत लगाने वाला भी मैं था। वो खामोश हुआ, गहरी सांस ली, फिर बोलने लगा। मैं चाहूँ तो खुद भी कोशिश कर सकता हूँ, मगर मुझे मालूम है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए डैड, क्या आप मेरे लिए दुआ करेंगे? उसने लहजे में मान लिए फयाज लाशारी की जानिब देखा। मायूस मत हो बेटा, मुझे बताओ, मैं जरूर दुआ करूंगा। वो मुस्कुराए। आप दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द अज जल्द मर जाऊं। फयाज लाशारी के तासुरात पल में बदले। उन्हें इस बात की तवक्को हरगिज नहीं थी। ये तुम क्या कह रहे हो शाहजैन? ऐसी मैं और जीना नहीं चाहता डैड। जितनी जिंदगी मुझे खुदा ने दी थी, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। न जाने कितने लोगों ने मेरी जात के बदौलत तकलीफ उठाई होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अब किसी को कोई भी तकलीफ उठानी पड़े। वो पहले दूसरों के लिए संगदिल हुआ करता था, मगर आज उसने अपने लिए सफाकी का इंतखाब किया था। वो अपने कमरे की सफाई करते कुछ देर पहले ही फारिग हुई थी। अब बारी सारा सामान समेट कर पैक करने की थी। 2 दिन बाद वो ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी। इस घर की दरो दीवारें उसे कितनी अजीज थी, सिर्फ वही जानती थी। चाहे उन्हें यहाँ रहते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, मगर उस घर में अपनी माँ के साथ गुजार कर लम्हा उसे याद आया था। अपनी जात की हर बुराई वो यहाँ आने से पहले ही खुद से दूर कर चुकी थी। उस घर में सालेहा बेगम के साथ गुजारे लम्हे उसके लिए बहुत कीमती थे। सालेहा बेगम के साथ उस घर में सबसे ज्यादा वक्त उसने और हरम ने गुजारा था। उसे बार बार याद आता था कि कैसे वो सालेहा बेगम से गुस्से में बात करती। अपनी बात पूरी न होने पर अक्सर वो उनसे नाराज होती, पर वह हमेशा उसकी तल कलामी माफ करते उसे मनाने आती थी। उसकी ख्वाहिशात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करती। वो माँ थी, और माँ के अलावा आपकी हर गलती, हर गुनाह और कोई माफ नहीं कर सकता। मगर अब वो अपनी जिंदगी में मौजूद सबसे कीमती रिश्ता खो चुकी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि उस रात भी वो किस तरह सालेहा बेगम से तल कलामी करते, उनसे बदतमीजी करते घर से गई थी। उनके रोकने के बावजूद भी वो नहीं रुकी थी, और उसका अंजाम वो सारी उम्र याद रखने वाली थी। उसकी आंखों से बेइख्तियार ही आंसू बहने लगे। वो आज अपनी हर हरकत पर अफसरदा थी, मगर अफसोस कि अब वक्त गुजर चुका था। वक्त हमेशा गुजर जाता है अपनी मुकर्ररा रफ्तार से। पीछे रह जाते हैं तो सिर्फ यादें, जो हमारे साथ रहते हमें हर वक्त
उन लोगों और उन लम्हों का याद दिलाती रहती है। और इंसान चाहकर भी गुजारा हुआ वक्त वापस नहीं ला सकता। हर पल याद करता है, अफसोस करता है कि वो रिश्तों की कदर और कीमत नहीं जान सका। इंसान की फितरत में शामिल है कि उसे हर चीज़ की अहमियत का एहसास उसे खोने के बाद होता है। दूसरे कमरे में बैठी इस्बा भी आज सुबह ही वापस आई थी और आते ही एक बार फिर सालिया बेगम की यादें उसे घेर चुकी थीं। वो पहले अपनी हर बात हफ्सा से करती, दिल का हाल उसके सामने रखती थी, मगर उसके जाने के बाद उसकी जगह सालिया बेगम ने ले ली थी और अब वो भी हफ्सा की तरह उसे तन्हा छोड़कर चली गई थी। बेशक अल्लाह ने उसे एक बेहतरीन हमसफर से नवाजा था, एक अच्छा ससुराल दिया था, मगर ये भी हकीकत है कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता कभी वालिदैन की जगह नहीं ले सकता। घर की दीवारों पर धूप मध्यम पड़ चुकी थी, हवा में भी अजीब सा बोझ था। हर सू वही खामोशी छाई हुई थी जो किसी के जाने के बाद रह जाती है। सालिया बेगम के कमरे में उस वक्त इस्बा और रुतबा मौजूद थी। दोनों की आंखों के किनारों पर खुश्क आंसू की लकीरें वाज़ेह थी। सबके बाहमी मशवरे से ये फैसला तय पाया था कि हरम और रुतबा अब इस्बा के साथ राबिया बेगम के घर चली जाएंगी और ये घर उन सबको छोड़ना होगा। इसी फैसले को मद्देनजर रखते हुए वो अपना सामान पैक कर रही थी। इस्बा के हाथ में इस वक्त सालिया बेगम की चादर थी। वो हर नमाज उसी चादर को ओढ़ते हुए अदा करती थी। उसे देखते उसकी नजरों के सामने एक बार फिर सालिया बेगम का चेहरा आने लगा था। चादर से आती उनकी खुशबू, उनके लम्स की नरमी वो अब भी महसूस कर सकती थी। वो उसे आंखों से लगाई हुए बैठी थी कि साथ बैठे हुए रुतबा के हाथ में उनकी तस्बीह और चश्मा मौजूद था। ये छोटी छोटी चीजें उनके लिए किस कदर अहमियत की हामिल थी, ये सिर्फ वही जानती थी। माँ सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एहसास है। वो मौजूद ना भी हो तो उसका एहसास दिल की दीवारों पर हमेशा कुंदा रहता है, क्योंकि माँ तो वो है जिसके आगोश में इंसान सुकून पाता है और जिसकी दुआ से किस्मत का रुख बदल जाता है। जब वो मुस्कुराती है तो जिंदगी खुशगवार लगती है और जब वो चली जाती है तो खुशियों के रंग फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक कायनात है जिसके जाने के बाद इंसान जीता तो है मगर अंदर से खाली हो जाता है। इसी लम्हे कमरे में आबरू और हरम दाखिल हुई थी। दोनों पर नजर पड़ते वो उसके पास आते हुए बैठ गई। अम्मी, अम्मी की ये चादर। इस्बा की बात मुकम्मल होए बगैर ही वो रो पड़ी थी, जिस पर आबरू ने आगे बढ़ते हुए उसे साथ लगाया। मत रो इस्बा, तुम्हारे आंसू से उन्हें तकलीफ होगी। जब वो पहले तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती थी तो अब तुम्हारे हालत देखते वो कैसे पुरसुकून होंगी। आबरू उसके आंसू साफ कर रही थी। मेरा दिल फट रहा है आबरू, आखिर हम कितने दुख और सहेंगे। वो रोते हुए बोली, जिंदगी में आती खुशियाँ हमेशा अपना खराज मांगती हैं इस्बा, इसलिए शायद अम्मी भी। वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी, जबकि दूसरी जानिब इस्बा उसकी अधूरी बात समझ गई। खुद को संभालो इस्बा, सब्र करो, ये तकलीफ दे वक्त भी गुजर जाएगा। आबरू की आवाज़, उसका लहजा भी कमज़ोर पड़ने लगा था। उसने साथ बैठी हुई रुतबा और हरम को भी अपने पास बुलाते हुए साथ लगाया। वो अपने खानदान की 3 अफराद खो चुकी थी। जिंदगी ने उन्हें एक के बाद एक अजियत से गुजारा था। अब हम में से कोई नहीं रोएगा, क्योंकि अम्मी अम्मी हम सबको खुश और हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। हमें सिर्फ उनके लिए दुआ करनी है। आबरू खुद पर काबू पाते हुए उन्हें तसल्ली दे रही थी कि सब नम आंखों से उसकी बात सुन रहे थे। वैसे भी वो अकेली नहीं है, बाबा और हफ्सा है उनके पास। चेहरे पर अफसरदा मुस्कुराहट लिए उसने अपने आंसू साफ किए थे, जो लाख कोशिश के बाद भी बगावत करते हुए उसके रुखसार पर आ गिरते थे। माँ के चले जाने के बाद ये दुनिया वही रहती है, वैसे ही मुस्कुराते हैं, मगर दिल की दुनिया बदल जाती है। हर खुशी अधूरी रह जाती है, जिंदगी आगे बढ़ती है मगर दिल वहीं ठहर जाता है, उन्हीं लम्हों में जहाँ माँ की मुस्कुराहट और उसका लम्स इंसान को मुअस्सिर होता है। रात के इस पहर वो अपने कमरे में तन्हा बैठी थी, हाथ में थामी हुई स्याह डायरी पर पड़ा हुआ कलम उठाते वो वक्वे वक्वे से कुछ लिख रही थी। वो पिछले कई सालों से अपनी जिंदगी की कहानी उन कागजात पर तहरीर कर रही थी। वो अपनी जिंदगी के बहुत से बाब उन्हें कागजात पर बंद करते कलम तोड़ चुकी थी। अपने बचपन से जवानी तक की दास्तान, वालिदैन की मोहब्बत, उनकी कुर्बानियाँ और फिर अपनी ज़ात से उनका मान, गुरूर और इज्जत खाक में मिलाने की ना कहानी, उस बेवफा का जिंदगी में आना, उसकी झूठी मोहब्बत और फिर उसकी जानिब से दी गई सबसे बड़ी अजियत, अपने वालिदैन की मौत से लेकर अपनी खुशी की कोशिश तक हर लम्हा स्याही की सूरत में उन कागजात पर दर्ज था। उसकी जिंदगी के सारे गमों की गवाह ये डायरी थी। वो शाहिद थी कि कैसे सबरीना ने अपने एक गलत कदम का खामियाजा सारी उम्र भुगता था। डॉक्टर आफिया का उसकी जिंदगी में आना एक ऐसा बाप था जिसके बाद उसकी जिंदगी ने नया रुख मोड़ा था। उनकी बेलौस मोहब्बत, रहम दिली वो कभी फरामोश नहीं कर सकती थी। उनके एहसानात के साए तले वो एक उम्र गुजार आई थी।
अपने बच्चों की कामयाबी, उनकी मुस्कुराहट ही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फल था, जो उन्हें अपनी सारी उम्र के रियाज़तों के बदले मिला था। फैज़ान की वापसी पर उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर तूफ़ान बरपा हुआ था। अपने साथ हुई हर ज़्यादती के लिए शायद वो फैज़ान को माफ़ कर देती, मगर ताशफीन का सिसकता हुआ बचपन, उसकी महरूमी वो चाहकर भी नहीं भूल सकती थी। और यूँ उस बेवफ़ा का बाब उनकी ज़िंदगी और उस डायरी में हमेशा के लिए बंद हो गया था। मगर गुज़रे दिनों में वो अपनी ज़िंदगी का एक और बाब भी बंद कर चुकी थी, जिसकी तकलीफ अब तक उनके दिल में मौजूद थी। वो अपनी एक खास सहेली सालिया बेगम को हमेशा के लिए खो चुकी थी। वो बचपन से उन्हें जानती थी कि वो कितनी साबिर, खामोश तबीयत की मालिक और वालिदैन की फर्माबरदार थी, मगर सबरीना की तरह उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अज़ियतें बर्दाश्त की थीं। औलाद नरीना से महरूमी के बाद उनका वाहिद सहारा उनका शौहर था, जो ज़िंदगी के हर मैदान में उन तक आने वाली हर तकलीफ को खुद पर बर्दाश्त करते हुए उन्हें महफूज रखता था। एक हादसे में उस सहारे का छिन जाना उनके लिए शदीद कर्बनाक था। अपनी बेटियों के साथ मुआशरे की तपती धूप उन्होंने तन्हा बर्दाश्त की थी, मगर उनका इम्तिहान यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी आजमाइश उनकी औलाद की तकलीफ होती है, और सानिया बेगम ने अपनी ज़िंदगी में ये दुख भी महसूस किया था। हफ्सा की अस्तवासी ज़िंदगी के मसाइल और फिर उसका उन्हें यूँ छोड़कर चले जाना उन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर चुका था। और सबसे आखिर में उनकी बिछड़ी हुई औलाद की वापसी, जहाँ उनके लिए खुशी की खबर थी, तो उसकी बीमारी उन्हें पल पल अजियत देती थी। और इन्हीं सब अजियतों को बर्दाश्त करते, हालात पर सब्र करते, कुदरत को उन पर रहम आ गया था, और वो दुनिया के मसाइल पर सब्र करते करते अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। सानिया बेगम की मौत पर उनकी औलाद एक बार फिर यतीम हो गई थी, जबकि सबरीना अपनी एक कीमती दोस्त हमेशा के लिए खो चुकी थी। हर कमरे का दरवाजा बंद करते इसबा का रुख सानिया बेगम के कमरे की जानिब था। हर बढ़ते हुए कदम के साथ उसकी आंखों में मौजूद नमी में इजाफा हो रहा था। इंसान की जिंदगी भी अक्सर उसे ऐसे मोड़ पर ले आती है, जहां वो खुद अपनी बेबसी के सामने हारने लगता है। आज वो ताशफीन के साथ यह घर बंद करने आई थी। सबके बाहम फैसले के बाद यह तय पाया था कि घर की चाबियां आबरू के पास रहेंगी। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ उसके दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। मोहब्बत से बने हुए इस घर में उनकी जिंदगी कितनी मुख्तसर थी। उसे याद था कि उस घर का दाखिल होते ही सानिया बेगम के चेहरे के तासुरात क्या थे। वो कितनी खुश और पुरसकून थी। जिंदगी के गमों की लंबी कतारों के बाद उन्हें इंतजार के फल की सूरत में खुशियां अता की थीं, जिनकी मुद्दत बेहद मुख्तसर थी। वो काफी देर उस कमरे में खड़ी सामान को देखती रही थी। हर जानिब सालिया बेगम की खुशबू थी, उनके वजूद का एहसास था, जो आबरू के लिए किस कदर पुरसकून था सिर्फ वही जानती थी। एकदम उसकी नजरें दीवार पर लगे हुए घड़ी पर पड़ी थी। उससे यहाँ खड़े हुए काफी देर गुजर गई थी। वह गहरी सांस लेते हुए पलटी कि नजर ताशबीन पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। आप कब आए? उसे याद था कि जब वो कमरे में आई थी तो ताशबीन कुछ सामान गाड़ी में रख रहा था। बस अभी कुछ देर पहले, उसने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। वो पिछले 20 मिनट से यहीं खड़ा उसे देख रहा था। सॉरी, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। वो भी उसे अच्छी तरह जानती थी। नजरें झुकाते हुए वो उसके करीब आई। ऐसी कोई बात नहीं आबरू, तुम चाहो तो हम कुछ देर और यहाँ रुक सकते हैं। आबरू के गिर्द हिसार बांधते हुए उसकी नजर उसके चेहरे पर मौजूद आंसुओं के निशानात पर पड़ी। नहीं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमें अब चलना चाहिए। आबरू के कहने पर ताशफीन ने अस्बात में सर हिलाया और उसे अपने साथ लगाए कदम आगे बढ़ाने लगा। आबरू के कदमों की सुस्ती, बोझलपन वो वाजे महसूस कर सकता था। घर से कदम बाहर निकालते उसके जिस्म के कपकपाहट भी उससे पोशीदा ना रह सकती थी। वो उसकी कैफियत बखूबी समझ सकता था। तुम ठीक हो आबरू? उसके सवाल पर आबरू ने अस्बात में सर हिलाया। ये सब आसान नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि तुम में इतनी हिम्मत और हौसला है कि ये सब बर्दाश्त कर लोगी। और देखना, कुदरत तुम्हें इस सब्र का फल जरूर देगी। हर मुश्किल वक्त की तरह ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसके शाने को थपथपाते हुए ताशफीन ने अपनी बात मुकम्मल की, जिस पर आबरू के लब अफसरदा मुस्कुराहट में ढले थे। गेट बंद करते हुए आबरू ने ताला और चाबी ताशफीन की जानिब बढ़ाई थी। इस घर को सबसे पहले खोलकर इसमें दाखिल होने वाली मैं थी, मगर आज मुझमें इतनी हिम्मत बाकी नहीं है कि मैं खुद इस घर को बंद कर सकूं। उसकी रुंधी हुई आवाज पर ताशफीन ने ताला और चाबी उसके हाथ से लिया। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। ताशफीन की बात पर आबरू ने एक गहरी नजर उस घर पर डाली, जो सालिया बेगम के जाने के बाद सिर्फ एक मकान रह गया था, और अपने आंखों में आते हुए आंसू रोकते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ गई। यहाँ पल पल जीना पड़ता है, हर रंग में ढलना पड़ता है, हर मोड़ पर ठोकर लगती है, हर हाल में चलना पड़ता है, हर दिल के समझने की खातिर बस खुद से लड़ना पड़ता है। कभी खुद को खोना पड़ता है, कभी छुप कर रोना पड़ता है,
फूलों पर नींद नहीं आती, कांटों पर सोना पड़ता है, कभी मर कर जीना पड़ता है, कभी जी कर मरना पड़ता है, फिर खुशियाँ लौट कर आएंगी, इस आस पर जीना पड़ता है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। दिल में जलता हुआ उम्मीद का मध्यम दिया आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगा था। उसे खुद मालूम नहीं था कि आखिर वो क्यों उनका मुंतजिर है। उसकी जात ने जो असरात उनकी जिंदगी पर छोड़े थे, उसके बाद उनका उसे मिलना आना नामुमकिन सी बात थी। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े अब उसे कुफत होने लगी थी। पिछले एक हफ्ते से उसकी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई थी। डॉक्टर्स भी काफ़ी पुरउम्मीद थे, मगर वो खुद इस अच्छी खबर पर नाखुश था। उसमें जिंदगी जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी थी। वो हर वक्त गहरी सोच में डूबा खामोशी से रहता था। कल उसी तरह सोचते सोचते उसे एक ख्याल आया, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए उसे फयाज लाशारी की जरूरत थी और अब वो उनका शिद्दत से इंतजार कर रहा था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजा खोलते फयाज लाशारी अंदर दाखिल हुए। शाहजैन पर नजर पड़ते उनके लब वे इख्तियारी मुस्कुराहट में ढले। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? वो उसके पास आते हुए सोफे पर बैठ गए। बिल्कुल ठीक, वो चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट लिए बोला, जो सिर्फ कुछ लम्हों के लिए उसके चेहरे का हिस्सा बनते फौरन गायब हो गई। फ्लाइट बुक करवा ली आपने? वो जानता था कि कुछ दिनों के लिए वो शहरियार के पास जाने वाले हैं। अभी नहीं, सोच रहा हूँ कि एक हफ्ते और इंतजार कर लूँ। उनकी बात पर शाहजैन गहरी सांस लेते हुए बोलने लगा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है डैड। वो संजीदगी से उनकी जानिब देखने लगा था, जो उसे ही देख रहे थे। हाँ बेटा कहो, मैं सुन रहा हूँ। पहले आप वादा करें कि मेरी बात मानेंगे, इनकार नहीं करेंगे। शाहजैन की बात पर फयाज लाशारी को फौरन ही उसकी कुछ दिन पहले की कही गई बात याद आई, बशर्ते ये कि वो पिछली बार की तरह कोई फजूल बात नहीं होगी। फयाज लाशारी के लहजे में खफकी दर आई थी। नहीं डैड, इस बार ऐसी कोई बात नहीं है। शाहजैन ने नजर झुकाते हुए अपने हाथों की लकीरों को देखा और फिर फयाज लाशारी की तरफ देखते हुए बात का आगाज किया। शायद इस बात के बाद मैं आपको मतलबी और खुदगर्ज लगूं, एक लालची और एहसान फरामोश इंसान, मगर वो रुका, एक बार फिर गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 20% शेयर कंपनी से अलग कर दें। फयाज लाशारी के लिए ये सब बात गैर मुतवक्का और हैरानकुन थी। कुछ लम्हे वो कुछ न कह सके, मगर फिर हिम्मत करते हुए बोलने लगे, सब खैरियत है ना बेटा? अगर तुम्हें पैसों की बल्कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। वो मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसके बात के पीछे छिपी हुई वजह जानना चाहते थे। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है डैड, मैं बस अपने शेयर्स की रकम कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। फयाज लाशारी की उलझन में मजीद इजाफा हुआ, जिसे महसूस करते हैं वो वजाहत देने लगा, मैं एक दारुल अमान खोलना चाहता हूँ। शाहजैन के अल्फाज उनके लिए काफ़ी हैरानकुन थे, जहाँ सब बेसहारा मेरी तरह यतीम लोग। उसकी नज़र फयाज लाशारी के चेहरे पर पड़ी थी। अपने जुमले की तलखी महसूस करते हैं वो खामोश हुआ। सारी जिंदगी अपनी ज़ात से दूसरों को नुकसान और असियत पहुंचाता आया हूँ, इसलिए अब चाहता हूँ कि मेरी ज़ात से भी किसी के लिए खुशियों और राहत का सामान बने। वो खामोश हुआ, गहरी सांस ली। न जाने क्यों आज धड़कन मामूल से बहुत तेज थी। बस इसी मकसद के लिए मैं अपने शेयर्स कंपनी से अलग करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये फैसला सिर्फ मेरी खुदगर्जी और मतलब परस्ती पर मबनी है, मगर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो खामोश हुआ। कमरे में कुछ लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई थी, जिसे फयाज लाशारी की भारी आवाज़ और संजीदा लहजे ने तोड़ा। ठीक है, मैं बात करता हूँ वकील से, मगर हाँ, ये सब फौरी तौर पर नहीं हो सकता। तुम्हें 2 से 3 हफ्ता इंतजार करना होगा। फयाज लाशारी के सपाट तासुरात देखते शाहजैन बोलने लगा, थैंक यू सो मच डैड। अब तक आपके मुझ पर किए हुए ढेरों एहसानात में आज एक और बड़े एहसान का इजाफा हो गया। वो चेहरा पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला, अगर किस्मत ने मुझे मेरे वालिदैन से दूर किया था तो उसी ने मुझे आप जैसे आला ज़र्फ और मेहरबान इंसान से मिलवाया था। तो सब जानने के बावजूद भी मुझ जैसे एहसान फरामोश और मतलबी इंसान का साथ दे रहा है। वह तल्खी से मुस्कुराया, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम मेरे बेटे हो और मेरे बेटे ही रहोगे, और बहैसियत बाप मैं अपनी औलाद को उसके हक से दस्तबरदार नहीं कर सकता। फयाज लाशारी ने उसके हाथ पर हाथ रखा था, जिस पर शाहजैन ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ पर हाथ रखा। वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा एहसानमंद सामने खड़े उस शख्स का था। सड़क पर दौड़ती गाड़ी में बैठी आबरू इस वक्त गहरी सोच में गुम थी। सालिया बेगम को इस दुनिया से गए हुए 2 माह गुजर गए थे। जिंदगी अब काफी हद तक मामूल पर आ गई थी। वो रोज ऑफिस जाती, हर तरह की केसेस देखती और घर वापस आ जाती, जहाँ एक मोहब्बत करने वाला शोहर और मुश्किल में उसका साथ देने वाले ससुराल वाले उसके मुंतजर होते। जिंदगी में सब पहले जैसा हो गया था, मगर सालिया बेगम के जाने से उसकी जिंदगी में आने वाला खला अब भी मौजूद था, जो कोई पूर्ण नहीं कर सकता था। वो हर रोज इसबा रुतबा और हरम से बात करती, उनका हाल दरियाफ्त करती
ان کی ہر بات سنتی۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے اب ان کی سرپرستی کی ہر ذمہ داری اسی کو پوری کرنی تھی۔ اب بھی وہ گاڑی میں بیٹھے اسپا کے گھر جا رہی تھی۔ صبح کورٹ جاتے وقت وہ تاشفین کو اس بارے میں مطلع کر چکی تھی کہ وہ شام میں ان سے مل کر واپس آئے گی۔ اسپا کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ شروع سے حساس طبیعت کی مالک تھی اور سالیہ بیگم کے جانے کے بعد مزید حساس ہو گئی تھی۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا، مگر وہاں جانے پر ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ اللہ نے اسپا کی جھولی کو اولاد کی نعمت سے بھرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خدا نے اسے ممتا کے رتبے سے سرفراز ہونے کا موقع دیا تھا۔ یہ ان سب کے لیے بہت خوشی کی خبر تھی، مگر اس میں خوشی کے ساتھ ایک ملال تھا کہ کاش آج اس خبر کو سن کر سب سے زیادہ خوش ہونے والی ان کی ماں ان کے درمیان موجود ہوتی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ حفصہ کی جانب سے اس خبر کے انتظار میں انہوں نے کتنی راتیں تڑپتے ہوئے گزاری تھیں۔ ان کی کتنی خواہش تھی کہ اللہ ان کی اولاد کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آج خدا نے ان کی آرزو سن لی تھی، مگر افسوس کہ اسے سننے کے لیے وہ خود موجود نہیں تھی۔ انسان کی اکثر خواہشات اسی طرح پایہ تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ شام میں تاشفین کے پہنچنے سے پہلے وہ گھر آ گئی تھی۔ وہ اسپا کے لیے بے حد خوش تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ اللہ نے اسے اس صدمے کے اثر سے نکالنے کے لیے بہترین راہ دکھائی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ تاشفین اندر داخل ہوا تھا اور اس کے پاس آ بیٹھا۔ کچھ دیر پورے دن کی روداد ایک دوسرے کو سناتے ہوئے آبرو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ روز رات کو ساتھ میں بیٹھ کر کافی پیتے اور سارے دن کی تھکان انہی لمحوں کے درمیان دور ہو جاتی۔ رکو، آج میں کافی بنا کر لاؤں گا، تاشفین مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ تھک گئے ہوں گے تاشفین، میں بنا لوں گی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے گھر آیا تھا اور ساتھ کھانا کھاتے وہ اب کمرے میں موجود تھے۔ تو تم بھی تو تھکی ہوئی ہو نا، اور میرے ساتھ مل کر بناتے ہیں کافی۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اس کمرے میں کافی کے کپ ہاتھ میں لیے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ آج میں ایک میٹنگ کے لیے جنہ ہاسپٹل گیا تھا۔ ہاسپٹل کا نام سنتے آبرو کے کان کھڑے ہوئے۔ میری ملاقات ہوئی تھی فیاض صاحب سے اور میں شازین سے بھی ملنے گیا۔ کافی کے کپ پر آبرو کی گرفت ایک دم سخت ہوئی تھی۔ کیمو تھراپی کے 2 سیشنز ہو گئے ہیں، مگر طبیعت میں اتنی بہتری نہیں آئی جتنی متوقع تھی۔ کافی کمزور ہو گیا ہے وہ۔ تاشفین کی نظر آبرو کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات پر تھی، جو خاموشی سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آبرو، ایک بات کہوں؟ اس کی مسلسل خاموشی پر تاشفین نے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ آبرو نے نظر اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ تم اپنی امی کی ہر ذمہ داری، ہر خواہش پوری کر رہی ہو، ہر وہ کام کر رہی ہو جس سے ان کی روح کو سکون ملے، تو وہ بھی تو تمہاری امی کی امانت ہے نا؟ تاشفین کی بات پر آبرو کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ آنٹی اس کے آنے پر کتنی خوش تھی۔ اگر آج وہ حیات ہوتی تو یقیناً وہ تمہارے گھر پر ہوتا۔ آبرو نے نظروں کا زاویہ فوراً بدلا تھا۔ وہ اس حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتی تھی جس سے وہ پچھلے 2 ماہ سے نظریں چرا رہی تھی۔ تاشفین نے اپنا کپ سائڈ پر رکھا۔ ادھر میری طرف دیکھو آبرو۔ ایک ہاتھ سے اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تاشفین نے اسے پکارا۔ ہمارا راستہ بدلنے، نظریں چرانے سے حقیقت بدل نہیں سکتی، اور معاملات کو طویل عرصے تک نظر انداز کرنے سے، پل پل تڑپنے سے زندگی میں صرف پچھتاوا کا اضافہ ہوتا ہے۔ آبرو خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ تمہیں ایک بار اس سے ملنے ضرور جانا چاہیے۔ ایک بھائی نہیں تو ایک مریض کی حیثیت سے اس کا حال پوچھنا چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے ماضی کے تمام اختلافات کو بھولتے ہوئے تمہیں یہ قدم ضرور اٹھانا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تاشفین نے آج اس موضوع پر بات کی تھی جبکہ آبرو کی دل اور دماغ کی جنگ سالیہ بیگم کی وفات سے اب تک جاری تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب اتنا آسان نہیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ آنٹی کی خوشی کی خاطر تم یہ کر سکتی ہو۔ تاشفین کے خاموش ہوتے آبرو نے بالآخر بات کا آغاز کیا۔ آپ یقین کریں تاشفین، امی کے جانے کے بعد اس بارے میں ہر لمحہ میرے دل میں اور دماغ میں ایک جنگ لگی رہتی ہے، جس میں ہر بار جیت دماغ کی ہوتی ہے کہ میں آخر اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات، لہجہ اس کی الجھن صاف ظاہر کر رہا تھا۔ تم چاہو تو بے شک ابھی اسے معاف مت کرو، مگر صرف ایک بار بستر مرگ پر پڑے ہوئے اس مریض سے مل لو، کیا پتا تمہارا جانا اسے جینے کی کچھ مدھم امید دے دے۔ آبرو نے کرب سے آنکھیں بند کی، آنکھوں میں بے اختیار ہی نمی اترنے لگی۔ میں اس سے ملنے جانا چاہتی ہوں تاشفین، مگر جا نہیں پاتی کیونکہ میرے دل کا ایک حصہ آج بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولنے لگی۔ تاشفین نے کپ اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں جانتی ہوں کہ میری ماں نے مرتے وقت اسے معاف کر دیا تھا، مگر میرا دل نہیں مانتا تاشفین۔
वो अपनी बेबसी का इजहार उसके सामने कर रही थी। एक शख्स जिसका आना हर बार आपकी जिंदगी में मुसीबत लाया हो, ऐसी मुश्किलात लाया हो जिनसे आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, आप उसे कैसे माफ कर सकते हैं? दिल का हर दर्द आज उसकी जबान पर था। ताशफिन ने आगे बढ़ते हुए उसके शाने की गिर्द बाजू फैलाते हुए उसे अपने साथ लगाया। मैं तुम्हारी असियत बखूबी समझ सकता हूँ आबरू। उसके जुमले पर आबरू के जहन में झमाका हुआ था कि आखिर वो भी तो उसी मरहले से गुजरा था। आप मुझे बताएं ताशफिन कि जब यही मराहिल आप पर आया था तो आपने क्या किया था? ताशफिन ने गहरी सांस ली। माजी का दुख फिर से ताज़ा हो गया था। मैंने माफ कर दिया था आबरू। वो रुका, आबरू की आंखों से बहते हुए आंसू की जानिब देखा। क्योंकि माफ कर देने से इंसान के अपने दिल का बोझ कम हो जाता है, जिंदगी से बेचैनी दूर हो जाती है, सुकून जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और वैसे भी हर इंसान के अमाल का बेहतरीन अजर और बदतरीन सजा देने के लिए एक ज़ात ऊपर मौजूद है। इसलिए हमें दरगुजर करते अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी उसके अल्फाज आबरू पर गहरा असर छोड़ गए थे, जिसका नतीजा इस बार भी मुस्बित आने वाला था। वो काफी देर से हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी में बैठी थी। दिमाग में उलझनों का एक जाल था जिसे लाख सुलझाने के बाद भी वो मजीद उलझता जा रहा था। वो खुद में उसका सामना करने की हिम्मत पैदा कर रही थी, मगर बहुत कोशिश के बावजूद भी वो अब तक वहीं गाड़ी में बैठी थी। उस रात ताशफिन की बातें काफी देर तक उसके कानों में गूंजती रही थी और बहुत सोच विचार के बाद बलाखिर आज वो हिम्मत जमा करते हुए उससे मिलने आई थी। उस रात ताशफिन की आखिरी बात ने उसके हर पुख्ता इरादे को तोड़ दिया था, जिसके नतीजे में वो शाहज़ैन को उसके हर अमल के लिए माफ कर चुकी थी। हाँ, वो उस शख्स को अपने बाप का खून, अपनी हर असियत और सबसे बढ़कर उसके सबब उनको पहुंचने वाला ताज़ा गम, वो उसके हर अमल हर कदम के लिए उसे माफ कर चुकी थी। मगर उसका सामना करते अपने ताज़ा जख्मी होते हुए दिल को काबू करना बहुत मुश्किल था। मगर उसे ये कदम उठाना था, अपनी माँ की खातिर, उनकी रूह की तस्कीन की खातिर, सबसे बढ़कर इंसानियत की खातिर। बिलाखिर हिम्मत जमा करते हुए उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपना बैग उठाते हुए बाहर निकली। वो कोर्ट से सीधा यहाँ आई थी। गाड़ी लॉक करते उसके कदम हॉस्पिटल की इमारत की जानी बढ़े थे। उसे शाहज़ैन का रूम नंबर याद था। वो लिफ्ट से निकलते उस जानी बढ़ रही थी कि राहदारी में मौजूद फयाज लाशारी की नज़र उस पर पड़ी। ये इत्तेफाक था कि उनकी आज की फ़्लाइट मनसूख हो गई थी और अब वो 2 दिन के बाद फ्लाइट से शहरियार के पास जाने वाले थे। आबरू को देखते उन्हें एक खुशगवार हैरत ने आन घेरा। आबरू उनसे सलाम लेते उनके पास ही खड़ी रही थी। वो उनके चेहरे पर आई हैरत और मुस्कुराहट की वजह से वाकिफ थी। उसका यहाँ आना इंतहाई गैर मुतवक्का था। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आबरू चेहरे पर संजीदगी भरे तासुरात को नॉर्मल करने की मुमकिन कोशिश करती बोली। हाँ बेटा, ज़रूर, आप अंदर चलो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। फयाज लाशारी की बात पर वो अस्पात में सर हिलाते हुए अंदर की जानी बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र बेड पर पड़े मरीज के लिबास में नीम दराज शाहज़ैन पर पड़ी थी, जिसकी बंद आंखें देखते आबरू आगे बढ़ी। आहट महसूस करते शाहज़ैन ने सरसरी निगाह आने वाले इंसान पर डाली, मगर आबरू को देखते एकदम उसकी आंखें मुकम्मल खुल गईं। वो फौरन सीधा होकर बैठ गया था। उसकी आंखों में इंतजार का बुझता दिया एकदम पूरी तरह से जलने लगा था। एक हैरत भरी खुशी थी जो उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी, जबकि दूसरी जानिब उसे देखते आबरू को एक बार फिर वो सब याद आने लगा था जिसे बुलाकर आज वो यहाँ आई थी। मगर खुद पर काबू करते वो कदम बढ़ाते हुए आगे आई और कुछ फासले पर रखे हुए सोफे पर बैठ गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आबरू ने बराह रास्त उसकी जानिब देखने से गुरेज किया। पहले से बहुत बेहतर है। वो उसका गुरेज महसूस कर सकता था। उसका यूं शाहज़ैन से मिलने आना किसी मोजिज़े से कम ना था। वो तो बहुत पहले ही उनकी जानिब से मायूस हो चुका था, जिसकी वजह उसके अपने आमाल और आबरू की कही वो तमाम बातें थीं जो उससे हुई आखिरी मुलाकात में उसने कही थी। कुछ लम्हे के लिए उनके दरमियान खामोशी छा गई थी, जैसे दोनों के पास कहने को कुछ ना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोबारा मुझसे मिलने यहाँ आओगी। वो उसकी गैर मुतवक्का आमद पर अपने एहसासात अल्फाज में बयान कर रहा था। उसकी बात पर आबरू ने नज़रें फेरते हुए उसकी जानिब देखा। वो वाकई पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। कुछ दिनों पहले तक मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आऊंगी, मगर वक्त ने मुझे एहसास दिलाया कि सब कसूर हम इंसानों के नहीं होते। बाज़ औक़ात किस्मत भी हम पर जुल्म करती है। वो शाहज़ैन की जानिब देखते हुए कह रही थी, जो खामोशी से बैठा उसे ही देख रहा था। अगर तुमने गलत किया था तो तुम्हारे साथ भी तो बहुत बुरा हुआ है। अपनी असल शनाख्त से इतने साल महरूम रहने से बड़ा क्या ही जुल्म कोई हो सकता है। आबरू की ये सब बातें उस सोच विचार का नतीजा थी जो पिछले कई दिनों से जारी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे अंदाजा हुआ
कि ये जो सब हुआ है ये इसी तरह होना तय था। हम किसी को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आबरू की बात पर शाहजैन बोलने लगा, मगर हम हर चीज का इल्जाम किस्मत को तो नहीं दे सकते। अपने बहुत से अमाल का कसूरवार मैं खुद हूँ। वो सब कदम उठाना मेरे अपने इख्तियार में था, क्योंकि ना मैं मजबूर था ना बेबस। उसकी बात पर आबरू खामोश रही। ये मौजू वो दोबारा छेड़ना नहीं चाहती थी, जबकि दूसरी जानिब शाहजैन इस वक्त खुद अजियती की मराहिल से गुजर रहा था। पछतावे दीमक की तरह उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। इससे पहले कि उन दोनों के दरमियान कोई और बात होती, फयाज साहब अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? मजीद कितना वक्त लगेगा? उनके आने पर आबरू शाहजैन की सेहत के मुतालिक उनसे सवाल किया। अभी तो कीमोथेरेपी के सिर्फ 2 सेशंस हुए हैं, जिससे ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ बेहतरी ज़रूर आई है। इसके अलावा डॉक्टर्स काफ़ी पुरउम्मीद हैं, मगर अक्सर एकदम उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। वो शाहजैन की जानिब देखते आबरू को जवाब दे रहे थे। मेरी एक गुजारिश है बेटा। उन्होंने आबरू की जानिब देखा। हो सके तो यहाँ आती रहा करो बेटा। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, पर दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए अपने दूसरे बेटे शहरयार के पास जा रहा हूँ, जिसकी वजह से शाहजैन यहाँ बिल्कुल अकेला हो जाएगा। शहरयार का नाम सुनते आबरू के कान एकदम खड़े हुए थे। वो उसे रुतबा की तवज्जो जानती थी। उसके चेहरे पर आती उलझन देखते फयाज लाशारी ने मुनासिब अल्फाज में उसे शहरयार के साथ पेश आए हुए हादसे की तफसीलात देने लगे थे, जिन्हें सुनते आबरू के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि क्या कुदरत इतनी जल्दी ऐसा भरपूर इंसाफ कर सकती है। उसकी बहन पर बहतान लगाने वाले पर उसे तकलीफ पहुंचाने वाले शख्स का अगर वो कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो कुदरत ने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। दिल में एक इत्मीनान दर आया था कि जब कुदरत खुद इंसाफ करती है तो बड़े से बड़े लोग उसके आगे ज़ेर हो जाते हैं। कुछ देर मजीद वहाँ बैठने के बाद वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। आप परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ आती रहूं। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहते हुए बाहर की जानिब चल पड़ी थी। दिल पर पड़ा हुआ एक बोझ उतर गया था। आंखों के सामने सालिया बेगम का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया। दिल में बेइख्तियार सुकून उतरने लगा था। वो कदम जिसे उठाने की हिम्मत जमा करने में उसे इतना वक्त लगा था, आखिर वो उसे कर गुजरी थी। और तारीख गवाह है कि पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। वक्त अपनी तय करदा रफ्तार से गुजर रहा था। आज सालिया बेगम को उनसे बिछड़े हुए 3 माह हो गए थे। क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो वह ताशफिन के साथ इसबा की तरफ आई थी। रात का खाना उन्हीं के साथ खाते। वह इस वक्त इसबा के कमरे में बैठी थी, जो तकरीबन 1 हफ्ते बाद अफाक के साथ दूसरे शहर जाने वाली थी। कुछ रोज पहले ही अफाक का तबादला का मरहला हुआ था और इस बार वह इसबा को भी अपने साथ लेकर जा रहा था। दूसरी जानिब सबकी बाहमी मशवरे पर वो कुछ माह तक रुतबा और जावियार की शादी भी तय करने वाले थे। वो यूं ही ख्यालों में गुम बैठी थी कि इसबा कमरे में दाखिल हुई। तुम्हारे लिए चाय लाऊं? वो बाकी सबको चाय देते उसके पास आई थी। नहीं, रहने दो। आबरू ने उसका हाथ थामते हुए उसे रोका। इधर आओ, मेरे पास बैठो। न जाने फिर तुमसे कब यूं आमने सामने बैठकर बात होगी। आबरू के चेहरे पर मुस्कुराहट जबकि लहजे में उदासी थी। उसकी बात पर इसबा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसके साथ बैठ गई। तुम फिक्र मत करो आबरू, मैंने अफाक से बात कर ली है। हम हर 2 माह बाद तुमसे मिलने जरूर आया करेंगे। इसबा मुस्कुराई। आबरू जानती थी कि उसके लिए भी उनसे दूर जाना आसान नहीं था। उसकी बात पर आबरू मुस्कुराते हुए बोली, बस तुम अपना खास ख्याल रखना इसबा। सेहत के बारे में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। वो उसे नसीहत करने लगी थी। जब कभी खुद को तन्हा महसूस करो या किसी भी बात पर दिल उदास हो तो फौरन मुझे कॉल कर लेना। पहली बार यूं उनसे दूर जा रही थी। तुम भी अपना रुतबा और हरम का ख्याल रखना आबरू। मैं वहां जाकर तुम सबको बहुत मिस करूंगी। उसके लहजे में एकदम नमी घुलने लगी थी। हम भी तुम्हें मिस करेंगे इस बार, मगर हाँ, तुम रोज हमें कॉल किया करना, बल्कि मैं खुद तुमसे रोज बात किया करूंगी। उसने हाथ बढ़ाते हुए उसकी आंखों से निकलते आंसू साफ किए, जिस पर इस बार एक लम्हे को जाय किए बगैर उसके गले लग गई थी। आबरू ने भी फौरन उसके गिर्द हिसार बांधते हुए उसे अपने करीब किया था। माँ के चले जाने के बाद आपकी बहनें ही आपके लिए वो वाहिद रिश्ता बन जाती हैं, जिनके सामने इंसान अपने दिल का हाल खोलकर बयान कर सकता था। वापसी पर उन दोनों को काफी देर हो गई थी। गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ताशफिन काफी देर से आबरू की खामोशी महसूस कर रहा था। आधा रास्ता गुजर जाने के बावजूद उन दोनों के दरमियान कोई बात न हुई थी। इस उदासी की वजह से वो बखूबी वाकिफ था, मगर उसे यूं मुसलसल उदास देखना ताशफिन के लिए बहुत मुश्किल था। किस दिन की फ्लाइट है उनकी? ताशफिन की आवाज ने बिलाखिर खामोशी का सकूत तोड़ा। इस जुमे की, मुख्तर से जवाब देते हैं तासुरात अब भी वही थे। फ्लाइट की टाइमिंग क्या है? एक सवाल और। शाम 7 बजे। एक बार फिर मुख्तसर जवाब। चलो फिर तो हम उन्हें सी ऑफ करने एयरपोर्ट जरूर जाएंगे, ताशफिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर आबरू ने अस्बात में सर हिलाया।
उसके जहन में इस वक्त सोचों का एक जाल मौजूद था, जिसमें उलझते वो आसपास मौजूद कोई भी चीज महसूस नहीं कर पा रही थी कि एकदम ताशफिर ने अपना हाथ उसके गोद में रखे हुए हाथ पर रखा था। आबरू ने फौरन उस जानिब देखा। इस बात के लिए परेशान हो? वो उसकी परेशानी से बखूबी वाकिफ था। आबरू ने एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर इस बात में सर हिलाया। वो पहली बार हमसे इतनी दूर जा रही है, मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ ताशफिन। वो अपनी सेहत के बारे में बहुत लापरवाह है, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। यहाँ तो फुप्पो उसके साथ थी, इसलिए मैं बेफिक्र थी, मगर अब वो वहाँ नए शहर में अकेली रहेगी। वो एक ही बार में अपनी सारी उलझन उसके सामने रख चुकी थी। वो अकेली नहीं है आबरू, अफाक उसके साथ होगा, और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी अदा करने वालों में से है। ताशफिन ने मुमकिन तौर पर उसे तसल्ली देना चाहिए। मैं जानती हूँ ताशफिन, मगर फिर भी मेरा दिल उसके लिए बहुत परेशान है। सालिया बेगम के जाने के बाद वो अपनी बहनों के लिए मजीद संजीदा हो गई थी, और ये बात ताशफिन काफी दिनों से महसूस कर रहा था। परेशान मत हो आबरू, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। वैसे भी तुम रोज उसे कॉल करते सारी तफसीलात लेती रहना। मुझे उम्मीद है कि इस तरह तुम्हारी परेशानी में कुछ कमी आ जाएगी। उसकी बात पर आबरू के चेहरे पर कुछ इत्मीनान उतरा। वो ठीक कह रहा था, जब इस बात से राब्ता का जरिया हर वक्त उसके पास होगा तो यकीनन वो इस तरह उससे हर लम्हा बाखबर रहा करेगी। ताशफिन की बातों ने हमेशा की तरह आज भी उसकी परेशानी को दूर कर दिया था। हॉस्पिटल वाले मुझे एक सेमिनार और कुछ वर्कशॉप्स के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए कराची भेजना चाहते हैं। ताशफिन की बात पर उसकी तवज्जो का मरकज तब्दील हुआ। ओह, तो कब जाना है आपको? आबरू ने फौरन सवाल किया। जाना तो अगले हफ्ते है, पर मैंने अभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। सोचा पहले एक बार तुमसे बात कर लूं। उसने गाड़ी ड्राइव करते हुए मसरूफ अंदाज में जवाब दिया था, मगर इससे पहले कि आबरू कोई जवाब देती ताशफिन दोबारा बोला, दरअसल मैं ये चाह रहा था कि इस बार भी अगर तुम मेरे साथ चलो तो। उसने आबरू की जानिब देखते हुए बात अधूरी छोड़ी। अगर तुम्हारे लिए छुट्टी लेना आसान हो तो बता दो, वरना फिर मुझे अकेले ही जाना होगा। इस बार भी उसके कुछ कहने से पहले ताशफिन चेहरे पर मायूसी का तासुर लिए बोलने लगा। एक हफ्ते की छुट्टी? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी छुट्टी के लिए मैं बात कर लेता हूँ। ताशफिन दिल से चाहता था कि आबरू इस बार भी उसके साथ जाए, मगर वो जानता था कि आबरू सालिया बेगम की वफात पर भी काफी दिनों की छुट्टी पहले ही ले चुकी थी। आप मेरी पूरी बात तो सुन ले ताशफिन, वो खपकी से बोली, जिस पर ताशफिन को एहसास हुआ कि वाकई तब से सिर्फ वो अपने अंदाज के बुनियाद पर एक के बाद एक राय पेश कर रहा था। मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले लूंगी, आप परेशान मत हो। बस मेरी एक शर्त है। आबरू की बात पर ताशफिन के होंठ पे इख्तियार एक खुशगवार मुस्कुराहट में ढले थे। मुझे तुम्हारी हर शर्त कबूल है। वो खुशी में इतना खो चुका था कि आबरू के लहजे के असरात महसूस न कर सका। सोच लें एक बार। आबरू ने भवे उचकाते हुए उसकी जानिब देखा। सोच लिया? ताशफिन ने फौरन जवाब दिया था। चले, फिर तय हुआ कि इस बार सारी पैकिंग आप करेंगे, और वहां जाकर जहां मैं कहूंगी वहां जाएंगे, बगैर कोई एतराज के। उसके खामोश होते ही ताशफिन बोलने लगा, दूसरी बात पर तो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर ये पैकिंग। वो दोनों जानते थे कि पैकिंग करना उसे कितना नापसंद था। डॉक्टर ताशफिन, आप इनकार का हक पहले ही खो चुके हैं, इसलिए अब इस शर्त को मानने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली, जबकि उसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी देखते हुए ताशफिन के दिल में सुकून उतरा था। बिलाखिर वो उसकी परेशानी दूर करने में कामयाब ठहरा था। सूरज की रोशनी पूरे आसमान को मुनव्वर कर रही थी। सड़क पर दौड़ती हुई उस गाड़ी की मंजिल शहर के वस्त में मौजूद एक दारुल अमान की जानिब थी, जिसका इफ्तिताह कुछ रोज पहले ही किया गया था। ड्राइविंग सीट पर इस वक्त फवाद मौजूद था, जबकि उसके साथ वाली सीट पर शाहजैन फोन कान से लगाए हुए फयाज लाशारी से बात कर रहा था, जिन्हें शहरयार के पास गए हुए तकरीबन 1 माह होने वाला था। जी डैडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। वो सर पर पहनी कैप दुरुस्त करते हुए बोला। 10 दिन पहले वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी सेहत अब पहले से बेहतर थी। मैं अब सिगरेट नहीं पीता डैड, आप चाहें तो फवाद से पूछ लें। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करते हुए वो दोनों गाड़ी से उतरे कि शाहजैन ने फोन फवाद की जानिब बढ़ा दिया था, और उसे बात खत्म करके अंदर आने का इशारा देते हुए वो अंदर चला गया था, जबकि पीछे फयाज लाशारी से बात करते हुए फवाद के तासुरात एकदम संजीदा हो गए। शाहजैन अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता अंकल, और उसकी बात जारी थी। वो उन्हें शाहजैन की जहनी हालत के बारे में आगाह करने लगा था, जिसमें आती हुई तब्दीली वो काफी दिनों से महसूस कर रहा था। जबकि दूसरी जानिब दारुल अमान के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा शाहजैन होठों पर सुकून मुस्कुराहट लिए सामने दर्ज अपने वालिद का नाम देख रहा था। उसने उस दारुल अमान का नाम सालिया बेगम और हयात सिद्दीकी के नाम पर रखा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उसकी सारी तवज्जो का मरकज ये दारुल अमान था,
جس کی तरक्की अब उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद था। वो ज़िंदगी भर अपने किए तमाम अमाल का कफ़ारा यतीमों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों की मदद करते हुए अदा करना चाहता था कि शायद इसी तरह वो अपने मलामत करते हुए ज़मीर को कुछ सुकून दे सकें। वो रोज़ फवाद के साथ यहाँ आता, पूरा दिन यहाँ गुजारते, खुद को सुकून देने की कोशिश करता। आज वो यहाँ खास तौर पर एक शख्स से मिलने आया था। वो रिसेप्शन से उसकी मालूमात लेते उस कमरे की जानिब बढ़ा था। कमरे का दरवाज़ा खोलते उसकी नज़र सामने बैठे उस सफ़ेद बालों वाले ज़ईफ़ शख्स पर पड़ी थी, जो बेतासुर चेहरा लिए खला में किसी गैरमानी नुक्ते को देख रहा था। शाहज़ैन के अंदर दाखिल होने पर उसने शाहज़ैन को पहचानने की कोशिश की। आंखों में शनासाई की मध्यम रमक उभरते ही मान बढ़ गई थी और वह दोबारा सामने दीवार पर लगे हुए तस्वीर को देखने लगा। शाहज़ैन की नज़र उसके जर्द पड़ते हुए रंग से होती हुई उसके हाथों की जिल्द पड़ गई थी, जो बढ़ती हुई उम्र की वजह से सिमट गई थी। शाहज़ैन को बेइख्तियार ही झुरझुरी आई थी। कुदरत का इंसाफ उसकी आंखों के सामने था। सामने बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि गफ्फार था। वही गफ्फार जिसने हयात से उसकी औलाद और शाहज़ैन से उसकी असल पहचान छीनी थी। पिछले माह वो अपनी बीवी की वफात के बाद गफ्फार की सेहत बहुत बिगड़ गई थी। उसके घर की तन्हाई, अपने बेटे और बीवी की यादें, अपने गुनाहों का पछतावा उसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। कुछ रोज बाद ही घर के एक मुलाजिम को वो अपने कमरे के वॉशरूम में बेहोश पड़ा मिला था। फिसलने के बाद उसका सर जोर से जमीन पर लगा था। सर से बहता खून देखते वो मुलाजिम उसे फौरन हॉस्पिटल ले आया, जहां आने पर उन्हें इल्म हुआ था कि सर पर गहरी चोट के बाद वो अपनी याददाश्त खो चुका था। कुछ ही रोज गुजरे तो उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे और उसे घर में मौजूद आखिरी मुलाजिम भी नौकरी छोड़कर चला गया था। उन्हीं दिनों कंपनी के किसी आदमी ने शाहज़ैन को गफ्फार की हालत के बारे में बताया था, जिसका नतीजा ये निकला था कि आज वो इस दारुल अमान में मौजूद था। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करते शाहज़ैन पलटा। पीछे फवाद खड़ा था। शाहज़ैन ने गहरी सांस लेते हुए दरवाज़ा बंद किया और फवाद के साथ चलता हुआ उस दारुल अमान में बने अपने ऑफिस की जानिब चल पड़ा था। शाम के पहर वापस गाड़ी में बैठते हुए फवाद बोलने लगा, तो फिर बताओ आज खाना खाने कहाँ जाना है? उसकी बात पर शाहज़ैन ने एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर डाली। आज की तारीख देखते हुए उसके तासुरात कुछ संजीदा हुए। फवाद, आज मुझे कहीं और जाना है। कहाँ? बताओ, मैं साथ चलता हूँ। नहीं यार, मैं वहाँ अकेले जाना चाहता हूँ। शाहज़ैन का लहजा संजीदा था। अच्छा चलो बताओ कहाँ जाना है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फवाद की नज़रें आसमान पर छाते हुए अंधेरे पर थी। कब्रिस्तान? फवाद ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। वो संजीदा तासुरात लिया उसे देख रहा था, जबकि शाहज़ैन अपनी बात दोहराता बोला, मुझे कब्रिस्तान जाना है। उसके मोबाइल पर नजर आती तारीख के मुताबिक आज साले बेगम को इस दुनिया से गए हुए पूरे 4 माह बीत चुके थे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपने किनारों पर झुकने लगा था, जैसे पिघला हुआ सोना समंदर के पानी में उतर रहा हो। लहरों की हल्की हल्की सरगोशियां साहिल से टकराकर वापस लौट रही थी। पानी पर सूरज की सुनहरी और सुर्खी माइल किरणें बिखरे हुए थी और डूबते हुए सूरज की चमक रेत पर ख्वाबों जैसे रंग बिखेर रही थी। साहिल पर इस वक्त रश बहुत कम था, क्योंकि उन दोनों ने यहाँ आने के लिए ईद का दिन मुंतखब किया था, जब लोगों का रश कम और साहिल पर सुकून हो। सिया ट्राउजर के साथ आसमान रंग की शर्ट पहने वो आबरू की जानिब देख रहा था, जो हल्के गुलाबी रंग का लिबास पहने उसके साथ साहिल के रेत पर चल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, जबकि हाथ ताशफिन के हाथ में मौजूद था। वो चलते चलते काफी आगे आ गए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा, मौसम और इन लम्हों को मजीद खूबसूरत बना रही थी। उनके कदमों के निशान लहरों के साथ मिट रहे थे और उनके साए लंबे होकर शाम के रंगों में घुल रहे थे। आज उनका कराची में आखिरी दिन था। कल सुबह की फ्लाइट से वो वापस लाहौर जा रहे थे। ये 7 दिन उनकी जिंदगी के यादगार दिन थे। ताशफिन के हमराही ने आबरू के लिए ये दिन मजीद खूबसूरत बना दिए थे, जबकि दूसरी जानिब ताशफिन के लिए तो इसके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा ही खूबसूरत और पुरसकून महसूस होता था। मेरे सहेले समंदर पर डूबते हुए सूरज को देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई आज। आबरू ने मुस्कुराते हुए उस मंजर की जानिब देखा, जहाँ कुछ देर में सूरज मुकम्मल तौर पर ढलने वाला था। उसकी बात पर ताशफिन ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की जानिब देखा, जिस पर खुशी की वाज़ेह तासुरात उसे सुकून दे रहे थे। और तुम्हारे साथ ये मंजर देखना मेरी ख्वाहिश थी, जो आज पूरी हो गई। ताशफिन ने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल की थी, जिस पर आबरू के रुखसार गुलाबी होने लगे थे। उसके साथ कदम उठाता हुआ ये शख्स किसी नेमत से कम ना था, जो खुदा ने उसे उसकी सारी तकलीफ और सब्र के सिले में अता की थी। लम्हा ब लम्हा आसमान की रंग बदलते गए थे और सूरज मुकम्मल तौर पर समंदर की लहरों में डूब गया। वो सामने रखे फूल गुलदान में लगाते हुए अब उसे लॉन्च के दरमियान में पड़े टेबल पर रख रही थी। ऐसे ही छोटे छोटे गुलदान
उस घर के हर कोने में मौजूद थे। उन्हें यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। पहले 2 दिन तो अफ़ाक पूरा दिन घर पर उसके साथ मौजूद था, मगर तीसरे रोज अफ़ाक की ड्यूटी पर जाने के बाद उसे तन्हाई का एहसास बखूबी हो गया था। पूरा दिन अकेले घर पर गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल था। आबरू, राबिया बेगम, महमल, रुतबा सबसे बात करते वक्त गुजारने की कोशिश भी नाकाम गई, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा वो उनसे बात नहीं कर सकी थी। उसके बाद घर में सिर्फ वो थी और उसकी तन्हाई। सामान को सेट करते खुद को मसरूफ करने की एक और कोशिश, मगर बेसूद। इस दौरान उसे 3 बार खुद अफ़ाक ने कॉल की थी, क्योंकि वो जानता था कि उस वक्त वो किन कैफियत से गुजर रही होगी। हर बार जब उसका दिल उदास होता, कुछ देर बैठकर आंसू बहा लेती और फिर अपने आप को मसरूफ करने के लिए नई मुहिम पर निकल पड़ती। दोपहर का खाना बनाने के बाद भी सिर्फ दोपहर के 3 बजे थे और अफ़ाक की वापसी में अभी 4 घंटे बाकी थे। अकेले बैठकर खाना खाने की कोशिश की तो बेइख्तियार ही गुजरे हुए दिन याद आने लगे, जब वो सब मिलकर एक साथ खाना खाते थे। और उन यादों का नतीजा ये निकला था कि खाना खाए बगैर अपने कमरे में आ गई। आज का दिन उसके लिए बहुत तवील था। कमरे में आते ही उसने अपना मोबाइल उठाया और सबकी तस्वीर देखते हुए एक बार फिर से रोने लगी। तन्हाई कितनी जानलेवा है, उसे अब एहसास हो रहा था। कुछ देर आंसू बहाते हुए उसने अफ़ाक को कॉल मिलाई थी, मगर वो दूसरी जानिब से कॉल न उठा जाने पर अफसोस खपकी भरे तासुरात लिए बोझल दिल से मोबाइल को वापस रखते हुए लेट गई। और एक बार फिर यादों का समंदर उसे अपने अंदर गर्क करने लगा था और रोते रोते सो गई। उसके पास हर मुश्किल, हर परेशानी का एक ही हल था, आंसू बहा लेना। उस रोज अफ़ाक को भी वापसी पर काफी देर हो गई थी, जबकि इस बार उसकी वापसी तक अपनी तबीयत काफी खराब कर चुकी थी, जिसकी वजह सुबह से भूखे रहना और बार बार रोना था। अफ़ाक के वापसी आने पर वो अपनी तन्हाई का जिम्मेदार उसे ठहराने लगी थी और पहले रोज ही मुतालबा किया कि वो वापस जाना चाहती है, जिस पर अफ़ाक ने उसे बहलाते हुए मनाया, क्योंकि वो जानता था कि ये जज्बात में आकर ही वो ये सब कह रही है। उस रोज के बाद अफ़ाक रोज वक्त पर घर आ जाता। खासकर शुरू के दिनों में मसरूफियात ना होने और उदासी की वजह से वो अक्सर यूं ही रोते हुए पाई जाती थी, मगर अब 1 महीना गुजरने के बाद वो काफ़ी हद तक संभल गई थी, जिसकी वजह वो मसरूफियात थी जिनमें उसे गुजरते हुए वक्त का इल्म ही नहीं होता था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही अफ़ाक उसे अपने साथ नर्सरी लेकर गया था और उसकी पसंदीदा तमाम पौधे खरीदते एक बड़ी खुशी तो वो उसे दे चुका था। इस घर में उसके लिए एक अलग बागीचा तो नहीं था, मगर अपने दोनों बालकनीज को वो बागीचे की सूरत में इस्तेमाल करने का इरादा कर चुकी थी। आसपास रहने वाले लोगों में से इस बार अपनी हम उम्र एक दोस्त भी तलाश कर चुकी थी, जो दिन के वक्त अक्सर उसके पास आ जाती या इस बार उसके घर चली जाती और यूं उसे वक्त गुजरने का एहसास न होता। तमाम गुलदानों के फूल तब्दील करते वो उठी। अब बस एक आखिरी गुलदान रहता था, जिसमें वो गुलाब के फूल लगाने का इरादा रखती थी। वो अभी गुलाब के फूलों को हाथ में लिए गुलदान के मुनासबत से सेट कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नजर घड़ी पर जाते ही उसे अंदाजा हो गया था कि आने वाला कौन है। चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथों में गैर इरादी तौर पर पकड़े गुलाब लिए वो दरवाजे की जानी बढ़ी और दरवाजा खोला। तवक्को के ऐन मुताबिक आने वाला अफ़ाक था। इस्बा ने सलाम करते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया, जिस पर अफ़ाक की नज़र सलाम का जवाब देते हुए उसके हाथ में मौजूद गुलाब के फूलों पर पड़ी और फिर टेबल पर रखे हुए उसके गुलदान पर। जहन में एक ख्याल आया कि उसने मुस्कुराते हुए फूल इस्बा के हाथ से लिए। थैंक यू सो मच, वैसे काफ़ी अच्छा अंदाज है शोहर को वेलकम करने का। फूलों की खुशबू महसूस करते हुए अफ़ाक ने इस्बा की जानिब देखा, जिसे इस बात को समझने में कुछ वक्त लगा था, मगर बात समझ आते ही उसके चेहरे पर तासुरात बदले और उसने हाथ बढ़ाते हुए वो फूल उसके हाथ से वापस ले लिया था। वो अब एक हाथ कमर पर टिकाए उसे जवाब दे रही थी, जिस पर वो उसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था। जिंदगी में खुशियाँ एक बार फिर गमों की जंजीरों को तोड़ते हुए दाखिल हो रही थी। रात का अंधेरा हर सू फैल चुका था। सर्दियों की खनक रात में सब लोग लिहाफ में लिपके ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। सियाह आसमान को बादल आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में लेने लगा। फासलों को अबूर करते हुए बादल आपस में मिलने लगे और देखते ही देखते इस इत्तेहाद का नतीजा ये निकला कि जमीन खुश्क मिट्टी पर अपने नक्श छोड़ने लगी थी। कुछ ही लम्हों बाद एक बूंद से शुरू होने वाली बारिश तूफानी बारिश का रूप इख्तियार कर गई थी। जमीन पर मौजूद मिट्टी कीचड़ का रूप धारने लगी थी। तेज बारिश के साथ गुजरते बादल अपने बाहमी एहतियात का ऐलान कर रहे थे। इसी पहर कब्रिस्तान में मुकम्मल तारीकी का राज था। बारिश की बूंदें कब्रों की मिट्टी पर गिरते हुए जज़ब होने लगी थी कि अचानक एक बार फिर बादल जोर से गरजे। आसमान लम्हे भर को रोशन हुआ और एक दरख्त के नीचे 2 कब्रों के करीब किसी वजूद का गुमान हुआ था। आसमान एक बार फिर तारीक हो गया। चंद लम्हे बाद दोबारा बिजली चमकी, बादल गरजे
और आसमान फिर से रोशन हुआ तो मालूम हुआ कि उन दो कब्रों के दरमियान वजूद गुमान नहीं हकीकत है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शाहजैन लासारी है। वो सियाह रंग के कपड़ों में मलबूस उस सियाह रात का हिस्सा मालूम होता था। कब्रों के दरमियान मौजूद तंग जगह पर बैठे वो इस वक्त बिलक बिलक कर रो रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे समेत पूरे वजूद को भिगो रही थी। उसके आंसू अब बारिश की बूंदों का हिस्सा बनने लगे थे। वो कभी एक कब्र पर हाथ फेरता तो कभी दूसरी पर। वो इन दोनों कब्रों की मिट्टी को अपने सीने से लगाता हुआ फूट फूट कर रो रहा था। दिल में आज भी वही हसरत थी कि काश वो उन कब्रों में लेटे हुए लोगों को एक बार सीने से लगा पाता, सिर्फ एक बार। उस पर बरसती बारिश, सर्द रात, चमकती बिजली कोई असर मुर्तसिब नहीं कर रही थी। वो हर चीज से बेनियाज आवाज रो रहा था। उसके हर आंसू में तकलीफ थी, अफसोस था, मलाल था, दर्द था और पछतावा था। वो अपने हाथों से अपनी सूजी हुई आंखों को मसलता कब्रों के खुतबों की जाने बढ़ गया था और बारी बारी रोते हुए उन खुतबों को लिखे हुए हयात सिद्दीकी और सानिया बेगम के नामों को चूमने लगा। काश जिंदगी एक बार उन दोनों की पेशानी चूमने का मौका देती। काश। रोते रोते उसकी हिचकियां बन गई थी। वो खुतबों को चूमता हुआ उठ खड़ा हुआ था और दाएं जानी मौजूद कब्र में लेटे हुए इंसान के पैरों के साथ लिपट गया था। काश जिंदगी उसे एक मौका देती और वो उन पैरों से लिपटते अपनी हर गलती, हर खता की माफी मांग लेता। काश। वो सारों कथा रो रहा था। अगर आज कोई उसे इस हाल में देख लेता तो वो कभी अपनी आंखों पर यकीन न करता। जिंदगी ने उसे आसमान से जमीन पर बड़ी शिद्दत से लापटका था। ये मकाम, ये तकलीफ, ये पछतावे उसका हासिल जिस था। वो जिंदगी में सब हासिल करके भी खाली हाथ रह जाने वालों में से था। एकदम वो खांसने लगा था। खांसते खांसते उसके मुंह से माया बहने लगा। उसने कांपते हाथों से अपने कुर्ते की जेब से रुमाल निकालते हुए अपना मुंह साफ किया था। सफेद रुमाल पर गहरा सुर्ख रंग अपने नक्श छोड़ चुका था। उसे मालूम था कि वो माया कुछ और नहीं बल्कि खून है। कब्रिस्तान आना उसके मामूल में शामिल था। उसकी तबीयत में कुछ बेहतरी आने पर फयाज लाशारी शहरियार के पास चले गए थे और उनके जाने के बाद पिछले एक माह से वो अक्सर रात यहीं इस कब्रिस्तान में गुजारता था और सूरज के तुलू होने से पहले ही वो वापस चला जाता। यहाँ आकर उसके लब मुकम्मल तौर पर सिल जाते थे। सिर्फ आंखों को इजाजत होती थी कि वो बहते आंसू के साथ गिरहजारी करते, गुजरे वक्त पर मातम कर सके। मगर आज की रात गुजरी तमाम रातों से कुछ मुख्तलिफ थी। पिछली तमाम रातों से ज्यादा तारीख और तवील, और तारीख रातों के बाद तुलू होने वाले दिन भी अक्सर उन्हीं रातों के जेर असर तारीख हुआ करते हैं। और बिलाशुबा ये रात बहुत तारीख थी, बहुत तारीख। 5 साल बाद घड़ी इस वक्त सुबह के 8 बजा रही थी। आसमान मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी से मनवर हो चुका था। जमीन पर बसने वाले इंसान और फिजा में उड़ने वाले चरिंदे परिंदे सब परवास करते अपने उस रिस्क की तलाश में निकल चुके थे जिसका वादा उसके कायनात के मालिक ने उनसे किया है। वो सबरीना के कमरे से निकलते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी कि नजरें कुछ फासले पर रखे हुए टेबल पर पड़े कैलेंडर पर पड़ी थी। 2 दिन बाद उनकी शादी को पूरे 5 साल मुकम्मल होने वाले थे। वक्त ने सही रफ्तार पकड़ी थी। बाज़-औक़ात गुजरे हुए लम्हे और साल इंसान को महज एक ख्वाब की मानिंद महसूस होते हैं जो कभी अफसरदा तो कभी खुशगवार होते हैं। इसी लम्हे उसकी नजर घड़ी की जानिब उठी थी। लेट होने के डर से वो तेज तेज कदम उठाते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर सामने के खूबसूरत मंजर पर पड़ी थी जहाँ 3 साला आयरा ताशफिन की गोद में बैठी अपने हाथ हिलाते हुए उसे कोई बात समझा रही थी, जबकि ताशफिन उसकी बात समझते हुए उसके बाल बना रहा था। उन दोनों की नजरें एक साथ आबरू पर पड़ी जो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। आयरा बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं आपके बाल बना देती हूँ। आबरू ने अंदर दाखिल होते हुए बोली। डोंट वरी ममा, बाबा कर लेंगे। वो फखरे अंदाज में ताशफिन की जानिब देखते हुए बोली, जो वाकई बहुत नफासत से उसके बाल बना रहा था। मगर बाबा लेट हो रहे हैं मेरी जान। आबरू को मालूम था कि आज ताशफिन को जल्दी हॉस्पिटल जाना था। कोई बात नहीं आबरू, मैं कर लूंगा, तुम भी तैयार हो जाओ, काफी टाइम हो गया है। इस बार बोलने वाला ताशफिन था। उसकी बात पर आबरू अस्बात में सर हिलाते हुए ड्रेसिंग टेबल की जानिब आई थी और आईने में नजर आता अपना और पीछे बेड पर बैठे हुए ताशफिन और आयरा का अक्स देखने लगी। इन 5 सालों में जिंदगी कितनी बदल गई थी। इन आजमाइशों के बाद जिंदगी में कितनी राहत आई थी जो शायद उनके सब्र का फल था। वो वहीं खड़ी थी कि ताशफिन और आयरा उठ खड़े हुए। आज आयरा किसके साथ स्कूल जाएगी? ताशफिन ने आज भी वही सवाल किया था जो वो रोज इस पहर आयरा से करता था। बाबा के साथ। आयरा उसके टांग से लिपटते हुए ऊंची आवाज में बोली। उसका जवाब अब भी वही था जो वो रोज उसी अंदाज में दिया करती थी। ताशफिन ने झुककर उसे अपने साथ लगाया और उसका माथा चूमते हुए एक नजर
आबरू पर डाली, जो अब पलटकर उन्हें दोनों को देख रही थी। जब से आयरा ने स्कूल जाना शुरू किया था, यह उनका मामूल था कि ताशफीन उसे स्कूल छोड़ता और आबरू वापसी पर उसे साथ लेकर आती। आबरू की नजरें उन दोनों पर थी जो उसके लिए अपनी जिंदगी में सांस लेने जितने अहम थे। आयरा अब दोबारा ताशफीन से कुछ कह रही थी। उसकी बात चाहे कितनी ही गैर जरूरी हो, मगर ताशफीन बहुत तहम्मुल से हर बार उसकी बात सुनता था। वो बाबा की लाडली थी और बाबा उसके फेवरेट। उसके सारे नकुश ताशफीन जैसे थे, जबकि सिया बाल और सिया आंखें आबरू से चुराई थी। वो अपनी आदत में भी बिल्कुल ताशफीन जैसी थी, नरम दिल और खुश मिजाज। आयरा बेटा, आप जाकर अम्मू जान से मिल लो, मैं आपका बैग लेकर आ रहा हूँ। ताशफीन की बात पर वह पहले आबरू की जानिब आई, जिस पर आबरू ने झुककर उसके गाल चूमे। अल्लाह हाफिज मामा। वो सर हिलाते हुए बाहर चली गई, जबकि ताशफीन अब बेड पर रखा हुआ उसका बैग उठा रहा था। रोज एक ही सवाल पूछकर थकते नहीं हैं आप? लहजे में खफी लिए आबरू ने उसे मुखातिब किया था, जिसके चेहरे पर अब भी वही मुस्कुराहट थी। अरे मैं तो उससे पूछता हूँ कि क्या पता किसी दिन आयरा कह दे कि उसे मामा के साथ जाना है। ताशफीन ने जवाब देते हुए आयरा का बैग उठाया। ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के फेवरेट हैं, हर वक्त साथ मसरूफ रहते हैं। मुझे तो बस अकेला कर दिया है। उसके लहजे में अब भी वही मसनूई खफगी थी। अच्छा जी, तो ये बात है। चलो फिर जल्दी तुम्हारा ये एतराज भी दूर करता हूँ। वो उसके करीब आता हुआ उसे साथ लगाते हुए बोलने लगा। अभी मैं चलता हूँ, वापसी में तफसील से बात करते हैं इस मौजू पर। अल्लाह हाफिज। वो मुस्कुराकर कहता हुआ चला गया, जबकि आबरू जिस चेहरे पर मुस्कान लिए उसे देख रही थी, उसकी नजर एकदम ही टेबल पर पड़ी हुई उसकी घड़ी पर पड़ी थी। वो घड़ी उठाते हुए तेजी से बाहर आई। ताशफीन, आपकी घड़ी। वो अभी कुछ दूर गया ही था कि पलटकर उसके सामने देखा, जहाँ वो उसकी घड़ी हाथ में लिए खड़ी थी। वो चलता हुआ उसके करीब आया और अपना हाथ उसके सामने किया था। इस पर आबरू ने घड़ी उसके हाथ में पहना दी। थैंक यू। वो मुस्कुराकर कहता हुआ चला गया, जबकि आबरू उसे तब तक देखती रही थी जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी इस वक्त तैयार होने में मसरूफ थी। सामने पड़ा काजल उठाते अपनी आंखों में लगाया और फिर आईने में नजर आते हुए अपने अक्स की जानिब देखा और मुस्कुराई। गुजरे वक्त ने उसे कितना बदल दिया था। वो ब्रश उठाते हुए बालों में फेरने लगी थी। आज मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। वजह आज का दिन था जो उसके लिए बहुत खास था। वो ब्रश वापस रखते हुए पलटी कि नजर बेड पर गुलाबी कंबल में लिपटी हुई 3 माह की हुरैन पर पड़ी थी, जो अपने नन्हे नन्हे हाथों को हरकत देते हुए रोने की तैयारी कर रही थी। इस्पा ने आगे बढ़ते हुए उसे गोद में उठाया और नरमी से उसका माथा चूमा। दूसरी जानिब माँ की आगोश में आते ही हुरैन दोबारा पुरसुकून होते सो गई थी। इस्पा की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो हूबहू उसकी जैसी थी। वो यूं ही खड़ी उसे देख रही थी कि एकदम कमरे का दरवाजा खुला और 4 साला हंसला अंदर दाखिल हुआ। अगर हुरैन ने सारे नकुश इस्पा से चुराए थे, तो वो बिल्कुल अफाक जैसा था। वैसी ही खड़ी नाक, तीखे नकुश, माथे पर इसी उम्र में पड़ते बल। बाबा आ गए मामा। वो फूली हुई सांस से उसे मुतला करता हुआ वापस बाहर भाग गया था। उसकी बात पर इस्पा ने बेइख्तियारी आंखें बंद करते हुए दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था और आंखें खोलते हुए हुरैन की जानिब देखा। चलो हुरैन, आपके बाबा आ गए हैं। वो मध्यम आवाज में कहती हुई उसे लिए कदम बाहर की जानिब बढ़ाने लगी। 2 साल कबल वो और अफाक तबादले के सिलसिले में वापस लाहौर आ गए थे, मगर पिछले 3 माह से वो दोबारा एक कोर्स के सिलसिले में शहर से बाहर था। हुरैन की पैदाइश के वक्त भी वो यहाँ मौजूद नहीं था। उसने हुरैन की बहुत सी तस्वीरें तो देख रखी थी, मगर आज वो पहली बार अपनी बेटी को बराह रास्त देखने वाला था। सीढ़ियों पर पहुंचते इस्बा की नजर सामने लॉन्च के मंजर पर पड़ी थी, जिसे देखते इस्बा के लब एक गहरी खूबसूरत मुस्कुराहट में ढले। सामने का मंजर था ही इतना मुकम्मल और खूबसूरत, जहाँ हंसला यूनिफॉर्म में मौजूद अफ़ाक की टांग से लिपट कर खड़ा था, जबकि राबिया बेगम अफ़ाक को गले लगाते हुए उसका माथा चूम रही थी। उनसे अलग होते अफ़ाक ने झुककर हंसला को अपनी गोद में उठाया था। उसका माथा और रुखसार चूमते हुए उसे सीने से लगाया और मुस्कुराते हुए अपने सर पर पहनी हुई कैप उसके सर पर पहना दी थी, जिस पर हंसला हंसते हुए अब उसे कुछ बता रहा था। इसी रमे अफ़ाक की नज़र इस्बा पर पड़ी, जो अब सीढ़ियों से उतरते हुए सामने खड़ी थी। उसे देखते अफ़ाक को अपनी आंखों पर ठंडक और दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ कि नज़र उसके गोद में मौजूद गुलाबी कम्बल में लिपटी हुई हुरैन पर पड़ी थी। इसे देखते कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़ने लगे थे। कुछ ही लम्हों बाद वो इस्बा के सामने खड़ा था। इस्बा की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। अफ़ाक ने आगे बढ़ते हुए अपने साथ लगाया। इस एक लम्हे में ही सारी उदासी, इतनी देर की दूरी की अजियत कहीं दूर जा सोई थी। इस्बा से अलग होते उसकी नज़र कंबल में लिपटी हुई हुरैन पर पड़ी थी, जिसकी आंखें बंद थी। इस्बा ने हुरैन को एहतियात से उसकी गोद में दिया। अफ़ाक की आंखों में नमी उतरने लगी। वो आज पहली बार अपनी बेटी को देख रहा था। हंसला की पैदाइश के वक्त भी उसे बेटी की आरज़ू थी, जो खुदा ने
अब हुरैन की सूरत में पूरी की थी। अफाक ने एक नज़र इसबा को देखते हुए झुककर हुरैन का माथा चूमा था और फिर उसके रुखसार, उसकी दाढ़ी की चुभन महसूस करते हुरैन के चेहरे पर नागवारी की तासुरात दर आए थे, जबकि आंखें अभी तक बंद थी। उसके इन तासुरात पर अफाक ने मुस्कुराते हुए दोबारा उसका माथा चूमा और उस बार हुरैन ने आंखें खोलते हुए अफाक की जानिब देखा था और एक अजनबी चेहरा महसूस करते हुए फौरन उसके तासुरात बदले और दूसरे ही लम्हे वो रोने लगी थी, जिस पर अफाक ने वापस उसे इसबा की गोद में दे दिया था। माँ का चेहरा सामने आते ही वो पुरसकून हो गई और कुछ लम्हे बाद कसमसाती हुई दोबारा सो गई। स्याह पैंट कोट पहने वो कदम उठाता हुआ अपने कमरे की जाने बढ़ा, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर सीधा बेड पर मौजूद 8 माह के आलियार पर पड़ी थी, जो अपने सामने बिखरे खिलौने को से खेल रहा था, जबकि बेड पर दूसरी जानिब बैठी हुई रुतबा की पुश्त उसकी जानिब थी। उसने बगैर आहट पैदा किए गाड़ी की चाबी टेबल पर रखी कि आलियार की नजर जावियार पर पड़ी। अपने बाप को सामने देखकर वो एकदम खिलखिलाने लगा था और बेड पर आगे होते हुए उसकी जानिब बढ़ने लगा। उसकी इस हरकत पर रुतबा भी उस जानिब मुतवज्जा हुई और पलटकर पीछे खड़े जावियार को देखा। चेहरे पर बेइख्तियारी एक मुस्कुराहट दर आई थी। जावियार उसे सलाम करते हुए आलियार की जानिब आया और जूते उतारे बगैर ही बेड पर नीम दराज होते हुए उसे गोद में उठा लिया। कैसा है मेरा शेर? उसके फूले हुए रुखसार को चूमते हुए जावियार ने सवाल किया। मामा ने ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? उसके सवाल पर उसने रुतबा की जानिब देखा, जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी, जबकि इस बार आलियार अपनी जबान में उसे जवाब दे रहा था। देख रही हो, तुम्हारी शिकायतें कर रहा है मुझसे कि पूरा दिन तुमने इसे भूखा रखा है और खुद इसके सामने बैठकर खाना खा रही हो। जावियार की बात पर रुतबा ने उसे घूरना जरूरी समझा। हाँ, तुमने कहा और मैंने मान लिया। रुतबा उसकी बात हवा में उड़ाते हुए उसी के अंदाज में बोली, जबकि आलियार की आवाज उन दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर चुकी थी। आलियार के अपने सारे नकुश बिल्कुल जावियार जैसे थे, सिवाय आंखों के जो रुतबा की आंखें जैसी थी। भूरी रुतबा को अक्सर हैरत होती थी कि आलियार का ज्यादा वक्त जावियार की बजाय उसके साथ गुजरता, मगर इसके बावजूद भी वो अपने बाप से ज्यादा बातें करता है। उसे एक नजर में देखते ही खिलखिलाने लगता है। उसकी गोद में घंटों गुजारने के बाद भी नहीं रोता। मुख्तसर वो उससे ज्यादा जावियार से अटैच था, जिसकी वजह शायद जावियार का नेचर थी। वो अभी भी थकावट के बावजूद उसे गोद में लिए उसके साथ खेलने में मसरूफ था। 4 साल कबल उन दोनों की शादी तय पाई थी, जो उसकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। उन 4 सालों में उस शख्स ने उसे जिंदगी की हर खुशी दी थी। उसकी जॉब में रुकावट बनने की बजाय उसका भरपूर साथ दिया था। जब भी वो डिप्रेस्ड होती थी या किसी भी मामले में उसे मुश्किल पेश आती थी, तो अपने तमाम काम छोड़कर वो पहले उसकी मुश्किल आसान करता। वो अक्सर सोचती थी कि उसकी जिंदगी में कौन सी नेकी थी जिसके फल में उसे जावियार मिला था। कुछ देर बाद उसके लिए खाना ले आई थी। खाने से फारिग होते हुए वो तीनों बेड पर ही बैठे थे कि रुतबा बोलने लगी, कुछ देर रेस्ट कर लो, शाम में हम शॉपिंग पर चलेंगे। जावियार ने हैरत से उसकी जानिब देखा। क्या? ये प्लान कब बना? बस अभी कुछ देर पहले, रुतबा पुरसकून अंदाज में जवाब देते हुए उठ खड़ी हुई थी। हम वीकेंड पर भी शॉपिंग पर जा सकते हैं, साथ में डिनर भी कर लेंगे। उसने रुतबा को नई ऑफर दी। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मैंने ऑफ किया है, इसलिए अब मुझे वीकेंड पर क्लिनिक जाना होगा और वैसे भी काफ़ी चीज़ें लेनी है मुझे, तो इसलिए आज ही चलेंगे शॉपिंग पर। वो उसे मुतमईन करते हुए कमरे से चली गई, जबकि जावियार के चेहरे पर तासुब था। उसे आज अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था, मगर अब मजबूरन उसे वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। इसी लम्हे उसकी नज़र आलियार पर पड़ी थी, जो बेड पर बैठा हुआ पहले अपने माँ बाप की बातें सुन रहा था और अब जावियार की जानिब देख रहा था। यार, एक बात तो बताओ, तुम्हारी मामा को कैसे पता चल जाता है कि मैं खुश हूँ? उसके अंदाज पर आलियार हंसने लगा। अरे हंस क्यों रहे हो? अच्छा, तो तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बिल्कुल अपनी मामा पर गए हो। उसके गाल जोर से किस्सा बोला, जिस पर आलियार के चेहरे के तासुरात एकदम तब्दील हुए थे। मगर इससे पहले कि वो रोने लगता, जावियार उसे गोद में उठाए सहलाते हुए चुप करवा चुका था, क्योंकि वो जानता था कि आलियार बहुत कम रोता है, मगर एक बार जब वो रोना शुरू कर दे तो उसे चुप करवाना किस कदर मुश्किल काम है। वो अपने कमरे में बेड पर नीम दराज था। उसकी नजरें कमरे में बदलते हुए नक्शे का जायजा ले रही थी, जो यकीनन इस बात से ज्यादा बच्चों ने तब्दील कर दिया था। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और हुरैन को गोद में लिए इसबा अंदर दाखिल हुई। बेड पर बैठे अफाक को देखते लबों पर गहरी मुस्कुराहट दर आई थी। उस शख्स की मौजूदगी से हर शय में बाहर थी और उसके बगैर सब सुना सुना लगता था, जबकि दूसरी जानिब अफाक की नजरें इसबा पर जमी थी। इसबा को अपनी जिंदगी में शामिल करना उसकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। पहले पहले वो उसकी बीवी थी, जिसकी चाहत उसके दिल में मौजूद थी, मगर गुजरते वक्त के साथ ये चाहत मोहब्बत में बदल गई थी और हर गुजरते दिन के साथ उसकी मोहब्बत में इजाफा हो रहा था। वो कुछ देर पहले ही खाने से फारिग होते हुए अब अपने कमरे में आए थे।
इसबा आगे बढ़ी कि उसकी नजर जमीन पर हंसला के बिखरे हुए खिलौनों पर पड़ी। वो झुककर उन्हें उठाने ही लगी थी कि अफाक ने तेजी से उठकर उसके पास आया। तुम बैठो, मैं समेट लेता हूँ। वो खिलौने समेटने लगा कि इसी लम्हे कमरे में हंसला दाखिल हुआ था। नजर खिलौने उठाते अफाक से होती हुई इसबा पर गई थी, जो उसे गुस्से से देख रही थी। वो अपनी माँ की नजरों का मफहूम बखूबी समझता था। बाबा आप रहने दे, मैं कर लूंगा। वो अफाक को रोकते हुए खुद जमीन पर बैठकर अपने खिलौने एक छोटे से बैग में डालने लगा, जबकि अफाक मुस्कुराते हुए बेड पर इसबा के साथ जा बैठा था, जिसकी गोद में इस वक्त हुरैन सो रही थी। ये दिन में कितने घंटे सोती है? उसे घर आए हुए तकरीबन 5 घंटे हो चुके थे और हुरैन तब से मुसलसल सो रही थी। ज्यादा नहीं, बस यही कोई 14 या 16 घंटे। इसबा की बात पर अफाक ने हैरत से उसे देखा। तो तुमने इसे बताया नहीं कि इसके बाबा आए हैं? वो हाथ बढ़ाते हुए हुरैन के गालों की नरमी महसूस करता हुआ बोला, जिस पर वो कसमसाने लगी और कुछ लम्हे बाद आंखें खोलते हुए आसपास देखने लगी कि नजर फिर अफाक के चेहरे पर पड़ी। इससे पहले कि अफाक उसे अपनी जानिब देखकर मुस्कुराता, हुरैन के चेहरे के तासुरात बदले और वो अपनी बारीक आवाज में ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। ये मुझे देखकर डर क्यों रही है? अफाक हैरान व परेशान था कि आखिर क्यों वो उसे देखते ही रोने लग जाती है। नहीं नहीं, ये आपसे नहीं डर रही अफाक, बस फिलहाल आपका चेहरा इसके लिए अजनबी है, इसलिए घबरा जाती है। कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसबा हुरैन को चुप करवाते हुए बोली। इतने में हंसला अपना स्कूल बैग उठाते हुए अफाक के पास आया और अपनी बनाई गई ड्राइंग उसे दिखाने लगा था। आपको पता है बाबा, कल मिस ने मुझे पूछा था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। तो फिर क्या जवाब दिया मेरे बेटे ने? अफाक ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा। पहले आप गेस करें कि मैंने क्या जवाब दिया होगा। उसे जवाब देने के बजाय हंसला ने एक और सवाल किया था, जिस पर अफाक ने इसबा की जानिब देखा, जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। डॉक्टर, इंजीनियर या आर्टिस्ट? अफाक की नजरें उसकी बनाई हुई पेंटिंग पर गई थी। गलत जवाब। वो अफाक के गलत जवाब देने पर बहुत खुश था और एकदम वो उसकी गोद से उतरता हुआ ड्रेसिंग टेबल की जानिब गया था और अफाक की कैप उठाते हुए अपने सर पर पहनते हुए वापस उसके सामने आया। मैंने जवाब दिया कि मिस, मैं बड़ा होकर अपने पापा की तरह पायलट बनूंगा। वो हाथ माथे तक ले जाते हुए उसे सैल्यूट करता बोला था, जिस पर अफाक की आंखों में एकदम नमी उतर आई थी। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगाते हुए उसका माथा चूमा और रुखसार चूमे। उसका बेटा उससे किस कदर मुतासिर था उसे आज अंदाजा हो रहा था, जिसमें काफी हद तक किरदार सामने बैठी हुई इसबा का था। काफी देर वो उसे यूं ही खुद से लगाए बैठा रहा। एक सुकून था जो उसके सीने में उतर रहा था। बाबा, मैं आपको अपनी नई गाड़ी दिखाऊं? उसके सवाल पर अफाक ने इस्बात मसर लाया, जिस पर वो उसके आगोश से निकलता हुआ कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि उसकी गाड़ी नीचे लॉन्च में मौजूद थी। उसके जाने पर अफाक ने अपने साथ बैठी हुई इसबा के गिर्द हिसार बांधते हुए उसे अपने साथ लगाया। मैंने आपको बहुत मिस किया अफाक, बहुत ज्यादा। उसकी आवाज में नमी घुलने लगी। हुरैन की पैदाइश के वक्त अफाक की कमी उसे बहुत शिद्दत से महसूस हुई थी, जबकि दूसरी जानिब अफाक ने भी ये वक्त बहुत मुश्किल से काटा था। वो मुश्किल वक्त था इसबा जो गुजर गया, और देखो अल्लाह ने हमें इसका कितना खूबसूरत इनाम दिया है। वो हुरैन की जानिब देखता हुआ बोला, जो अपनी पूरी आंखें खोलते हुए उन दोनों को देख रही थी। शाम के इस पहर सबरीना लॉन्च में मौजूद थी। बालों में आती हुई चांदी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनके दाएं जानिब ताशफीन, जबकि बाएं जानिब आयरा बैठी थी, जो अपने स्कूल बैग से कुछ चीजें निकालते हुए उन दोनों को दिखा रही थी, जो आज टीचर ने उसे दी थी। पैदाइश से लेकर अब तक उसका सबसे ज्यादा वक्त सबरीना के साथ गुजरता था, क्योंकि जब ताशफीन और आबरू जॉब पर होते थे तो वो उन्हीं के पास होती थी, और सबरीना की मौजूदगी आबरू और ताशफीन को उसकी जानिब से बेफिक्र रखती थी। ताशफीन के बाद वो सबसे ज्यादा अपनी अम्मा जान के करीब थी। वो दोनों यूं ही बैठे उसकी बातें सुन रहे थे कि आबरू ट्रेलिए लॉन्च में दाखिल हुई थी, जिसमें चाय की 3 भाप उड़ाते हुए कप मौजूद थे। अब आयरा के सामईन 2 से बढ़कर 3 हो गए थे। इतने में जावियार और रुतबा भी तैयार होकर नीचे आए। रुतबा आलियार को गोद में लिए सीधा आबरू के पास आई थी, जबकि आयरा की नजर जावियार पर पड़ते ही उसे कुछ याद आया था और वो तेजी से उसके पास गई, जिस पर जावियार ने उसके गाल खींचते हुए उसे अपने साथ लगाया। चाचू, आपने मुझे सुबह कहा था कि स्कूल से वापसी पर आप मुझे मेरी फेवरेट चॉकलेट देंगे। वो उससे अलग होते हुए अपनी बात मुकम्मल करते हुए अब उससे चॉकलेट लेने के लिए खड़ी थी, जिस पर जावियार झुककर उसके कान में कुछ कहने लगा, जबकि दूसरी जानिब रुतबा आलियार को आबरू की गोद में दे चुकी थी। वो जब भी कहीं बाहर जाते थे तो यूं ही उसे उनके पास छोड़ जाते। मैं चॉकलेट लाया था, पर मेरे रोकने के बावजूद भी तुम्हारी आनी ने खा ली। वो आयरा के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। वो अक्सर यूं ही इल्जाम रुतबा के सर डाल दिया करता था,
आखिर वो अपनी भतीजी की नज़र में अपनी रेपुटेशन खराब तो नहीं कर सकता था कि उसका चाचू उसके लिए चॉकलेट लाना भूल गया है। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। आयरा उसी के अंदाज में सरगोशी करते बोली। वो भी अब अपने चाचू की आदतें समझने लगी थी, जिस पर जावियर ने फौरन नफी में सर हिलाया। आयरा अफसरदा तासुरात लिए रुतबा के पास आई। आनी, आपने मेरी चॉकलेट क्यों खा ली? वो खपकी से बोली, जिस पर रुतबा ने सबसे पहले एक घूरती हुई नजर जावियर पर डाली थी और फिर झुककर आयरा का गाल चूमते हुए उसके कान में सरगोशी की, जिसकी आवाज जावियर सुनने की कोशिश करने के बावजूद भी नहीं सुन पाया। प्रॉमिस? आयरा मुस्कुराते हुए बोली थी। अगर जावियर उसे बहलाने के लिए झूठ बोल सकता था, तो वो भी तो अपनी भांजी की नजर में बुरी नहीं बनना चाहती थी। पक्का प्रॉमिस, रुतबा ने मुस्कुराकर कहते एक तन से निगाह जावियर पर डाली और अपने पर्स से एक चॉकलेट निकालते हुए आयरा को थमा दी। थैंक यू आनी, आप चाचू से ज्यादा अच्छी हैं। आयरा खुशी से कहते हुए अब आलियर की जानी बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसका अगला मिशन उसे गोद में उठाना था। जबकि उसके जुमले पर जावियर हंसते हुए उसे देखने लगा। आबरू, तुम बस इसका ख्याल रखना, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आ जाएं। रुतबा आबरू को मुखातिब करते बोली। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने आलियर का पूरा ख्याल रखूंगी। आबरू उसके फूले व गाल चूमते हुए बोली थी, जिस पर रुतबा मुस्कुराई। वो जानती थी कि आबरू उसका पूरा ख्याल रखेगी। कुछ लम्हे बाद वो दोनों चले गए, जबकि लॉन्च में अब आयरा आलियार को गोद में लिए आबरू के साथ बैठी थी कि एकदम सबरीना बोलने लगी। वो मुझे याद आया कि आज सुबह नूर की कॉल आई थी। उसकी सास उम्रे से वापस आ गई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस इतवार को उनको दावत पर बुला लें। तुम दोनों का क्या ख्याल है? 1 साल पहले वो नूर के फर्ज से सुबकदोश हो चुकी थी। जैसा आपको मुनासिब लगे अम्मा जान। मैं खुद कल नूर को ही याद कर रहा था, काफी देर से उससे मुलाकात नहीं हुई। ताजफिन जवाब देता हुआ बोला। मेरे ख्याल से इतवार का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं कल नूर को खुद कॉल करूंगी दावत के लिए। आबरू की बात पर सबरीना मुस्कुराई थी। वो कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं देती थी। उनकी हर बात पर सबसे पहले वो उनके साथ खड़ी होती थी। टेबल पर सजे खाने में आज सारी चीजें अफ़ा के पसंद की थी, जिनमें से कुछ इस्पा ने तो कुछ राबिया बेगम ने बनाई थी। आओ बेटा बैठो। सफेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस अफ़ाक को इस जानिब आता हुआ देखकर राबिया बेगम ने उसे मुखातिब किया। उस एक शख्स के घर आने से हर एक के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। हरम इस्फा के साथ खाना लगवाने में उसकी मदद कर रही थी, जबकि हंसला राबिया बेगम के साथ वाली कुर्सी पर बैठा उनकी गोद में मौजूद हुरैन को देख रहा था, जो आवाजें निकालते उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद तमाम चीजें टेबल पर रखते हुए सबने खाने का आगाज किया था। इस्फा के बराबर में बैठी हरम को भी गुजरते वक्त ने बहुत तब्दील कर दिया था। कम उम्री में सबसे ज्यादा आजमाइश उसने देखी थी, मगर अब जिंदगी बहुत हद तक सहल हो चुकी थी। एफएससी के बाद उसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया था और ताशफीन की तरह कार्डियक सर्जन बनना चाहती थी। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा आबरू और ताशफीन उठा रहे थे, और ये बात आज से 5 साल कबल अपना घर छोड़ते हुए तय पाई थी। अम्मी, मेहमान से बात हुई आपकी? वो कैसी है? अफाक ने राबी बेगम को मुखातिब किया, जो हुरैन को इस्फा की गोद में दे रही थी। हाँ, कल ही हुई थी बात। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। महमल की शादी हुए 3 साल बीत गए थे और अब वो अपने शोहर फारूक के साथ बैरून मुल्क मुकीम थी। पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है उसका। पहले तो जैन छोटा था, मगर अब तो वो भी बड़ा हो गया है, माशाल्लाह। अफाक महमल के बेटे का जिक्र करता हुआ बोला। हाँ, कह तो रही थी कि अगले माह शायद पाकिस्तान का चक्कर लगाए, मगर फारूक के कुछ दफ्तरी काम हैं, उनसे फारिग होते शायद कुछ माह मजीद लग जाए। राबिया बेगम की बात पर अफाक ने समझते हुए अस्बात में सर हिलाया। इतने में हुरैन की रोने की आवाज उन सब की समाज से टकराई थी। मुझे लगता है इसे नींद आ गई है, इसीलिए रो रही है। राबिया बेगम की बात पर अफाक फौरन बोला। मगर अभी ये कुछ देर पहले ही तो जागी थी। उसके बात करने के अंदाज पर इस्बा और राबिया बेगम हंसने लगी थी। बेटा, छोटे बच्चों की नींद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो वक्फे वक्फे से सोते रहते हैं। राबिया बेगम ने मुख्तसर वजाहत दी। मगर मुझे याद है हंसला इतना नहीं सोता था। अफवाक की बात पर हंसला, जो खाना खाने के साथ अपनी बहन की नींद पर तबसरा सुन रहा था, फौरन बोल पड़ा। क्योंकि मैं लड़का हूँ बाबा और हुरैन लड़की है। अपनी जानिब से दलील देते हुए वो खामोश हुआ, जबकि उसकी बात पर वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई थी, मगर तवज्जो किसी और की जानिब जाती हुई महसूस करते ही हुरैन ऊंची आवाज में रोने लगी। मैं इसे सुला कर आती हूँ। इस पर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, जबकि अफवाक की नजरें उसकी प्लेट पर गई थी, जहाँ खाना जू का तू पड़ा था। उसकी नजरों के ताकुब में देखते हुए राबिया बेगम उसके दिमाग में चलती हुई सोच पड़ चुकी थी। इसीलिए तो कहते हैं बेटा कि माँ की मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों का मोल कोई नहीं दे सकता। राबिया बेगम की बात पर अफाक ने मुस्कुराते हुए उनकी जानिब देखा। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी।
वो दोनों आज आयरा को साथ लिए डिनर के लिए बाहर आए थे। सियाह पैंट के साथ सफेद शर्ट पहने ताशविन गाड़ी चला रहा था, जबकि साथ वाली सीट पर गहरे सब्ज रंग के लिबास में मलबूस आबरू बैठी थी। सफेद रंग की फ्रॉक पहने आयरा आबरू की गोद में बैठी थी, जो सारा रास्ता मुसलसल उनसे बातें करते हुए अब खामोश हो गई थी। गाड़ी यूं ही सड़क पर रवा थी कि ताशविन की नजर कुछ फासले पर मौजूद एक बच्चे पर पड़ी, जो गजरे बेच रहा था। गाड़ी को रोकते ताशविन ने इशारा करते उस बच्चे को बुलाया और कुछ देर बाद ही गजरे खरीद चुका था। उसने गजरे सिर्फ आबरू के लिए नहीं बल्कि आयरा के लिए भी खरीदे थे। ताशविन के आबरू के गजरे पहनाते हुए आयरा ने अपना हाथ फौरन आगे किया, जिस पर ताशविन ने मुस्कुराते हुए उसे गजरे पहनाए, जो उसके नन्हे हाथों के मुताबिक बहुत बड़े थे, मगर उसके चेहरे की खुशी ताशविन के लिए सब कुछ थी। गजरे पहनते उसने उसी अंदाज में ताशविन को शुक्रिया कहा जिसमें आबरू ने कहा। वो इसी उम्र से बहुत से मामलात में अपनी माँ से बहुत मुतासिर थी, उसकी आदतें अपनाने की पूरी कोशिश करती थी। बाबा, आपको पता है कल? कोई बात याद आने पर एक बार फिर बात का आगाज कर चुकी थी। वो दोनों कम को थे, मगर उनकी बेटी उनसे मुख्तलिफ थी। उसकी छोटी छोटी हर वक्त जारी रहने वाली बातें घर में रौनक का सबब थी, और अब आलियार की पैदाइश पर उस घर की रौनक और खुशियों दोनों में इजाफा हो गया था। आयरा के लिए वो एक नन्हा खिलौना था, जिसे वो हर वक्त अपने सामने देखना चाहती थी। उसे गोद में उठाने की कोशिश करते वो कभी नहीं थकती थी, जबकि दूसरी जानिब आलियार भी जब आयरा को देखता था तो खुशी से हाथ पांव मारते हुए उसकी जानिब बढ़ने की कोशिश करने लगता। एक बार वो यूं ही आलियार को उठाने की कोशिश में वो खुद समेत उसे भी ले गिरी थी, इसलिए आबरू के समझाने पर वो उसे तभी उठाती थी जब बड़ों में से कोई उन दोनों के पास होता। रेस्टोरेंट में हर सूंघ गेमा गेमी का समा था। टेबल की एक जानिब आबरू जबकि दूसरी जानिब ताशविन और आयरा बैठे थे। वो जब भी बाहर जाते तो आयरा ताशविन के साथ ही बैठती थी, उसके साथ खाना खाती। न जाने क्यों, पर शुरू से ही उसे ताशविन के साथ बैठकर खाना खाने की आदत पड़ गई थी, और आज भी वो उसके साथ बैठी अपने सामने रखी प्लेट से फ्राइज उठाते खाने में मसरूफ थी। हाथों में पहने गजरे में लगी हुई सारी फूलों की पत्तियां टेबल पर बिखरी थी। ताशविन बार बार उसकी प्लेट को उसके करीब करता, और अब भी वो झुककर उसके गोद में गिरा हुआ खाना उठा रहा था कि आबरू बोलने लगी, ताशविन, आप आराम से खाना खाएं। आयरा बेटा, मेरे पास आ जाओ। वो काफी देर से अपना खाना छोड़कर उसकी जानिब मतवज्जा था। नहीं, कोई बात नहीं, तुम खाओ, मैं आयरा को देख लूंगा। वो मुस्कुराकर कहता हुआ दोबारा उसकी जानिब मतवज्जा हो गया था, जो अपनी गहरी सी आंखें घुमाते हुए ताशविन को कुछ बता रही थी, जबकि आबरू की नजरें ताशविन पर थी, जो अपनी औलाद के लिए बहुत हसास था। उसकी छोटी छोटी तकलीफ पर वो परेशान हो जाता था, उसकी ख्वाहिश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करता, जिसकी वजह से आबरू बखूबी वाकिफ थी कि वो बचपन में खुद पर गुजरी हुई सारी महरूमियां अपनी औलाद को नहीं देना चाहता था। वो उसकी जिंदगी में हर जानिब खुशियां भर देना चाहता था कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। अपनी मसरूफियत के बावजूद भी आयरा जहाँ कहती थी उसके साथ जाता था। बिलाशुबा वो एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक बेहतरीन बेटा, शोहर और बाप भी था। वो आज जावियर के साथ उसके एक दोस्त की शादी में जा रही थी। आलियार को तैयार करते हुए वो सुला चुकी थी और अब खुद आईने के सामने खड़ी तैयार होने में मसरूफ थी। उसी लम्हे कमरे में जावियर दाखिल हुआ और उसकी नजरें जामुनी रंग की लंबी कमीज, जिसकी दामन और आस्तीनों पर सुनहरी रंग का खूबसूरत काम था, साथ हम रंग ट्राउजर पहने रुतबा पर पड़ी थी। उसकी दिल ने फौरन एतराफ किया था कि वो बेहद खूबसूरत लग रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी जानिब गया और ऐन उसके पीछे जा खड़ा हुआ था। रुतबा की नजर आईने में नजर आते हुए जावियर के अक्स पर पड़ी, जो ऑफ वाइट रंग के पैंट कोट में बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। कोई इतना प्यारा, जावियर ने वक्फा दिया। रुतबा के लबों पर एक मुस्कान दर आई थी। वो भी सारा का सारा कैसे हो सकता है? रुतबा नजरें झुकाते हुए दिल से मुस्कुराई। उसकी तारीफ का अंदाज भी उसी की तरह मुनफरिद था। उसके गुलाबी होते हुए रुखसार को देखते जावियर बोलने लगा, अरे तुम क्यों शर्मा रही हो? मैं तो अपनी बात कर रहा था। उसके जुमले पर रुतबा के तासुरात फौरन बदले थे। एक गुस्से भरी नजर उस पर डालते हुए उसने अपने पाँव में पहनी हुई हील जोर से उसके पैर पर मारी। आह, जालिम औरत, जावियर कराहा। आहिस्ता बोलो, आलिया जाग जाएगा और फिर तुम ही संभालना उसे। वो दांत पीसते बोली, तो पहले भी उसे मैं ही संभालता हूँ। जावियर की बात पर रुतबा ने एक बार फिर उसे गुस्से से देखा और वापस पलटने को तैयार होने लगी थी। उसके चेहरे पर छाई हुई घबकी दूर करने के लिए वो उठकर दोबारा उसके पास गया था और उसके पीछे खड़े होते उसके शानों पर हाथ रखा। मैं मजाक कर रहा था यार, तुम वाकई में आज बहुत हसीन लग रही हो। रुतबा उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सामने पड़ा हुआ ब्रेसलेट उठाते हुए पहनने लगी। वो उसका हुक बंद कर रही थी कि जावियर आगे बढ़ते हुए उसकी मदद करने लगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज नहीं जाते।
اس की फजूल गोई पर रुतबा ने गुस्से से उसे देखा। अरे, अगर तुम्हें किसी की नजर लग गई तो तुम्हारे बगैर मेरा और आलियार का क्या होगा? जावियर की बात पर रुतबा एक बार फिर हाथ कमर पर टिकाते हुए बोलने लगी। वाह, क्या अंदाज है तारीफ करने का। वो तन से लहजे में बोली थी कि एकदम जावियर को कुछ याद आया और वो भागकर अलमारी की जानिब गया था। कुछ देर बाद वो हाथ में कुछ छिपाए उसके सामने खड़ा था। अब ये क्या है? रुतबा को तजस्सुस हुआ। पहले अपना मुंह ठीक करते हुए आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ तो खोलना मत। रुतबा ने आबरू उचकाते हुए उसे देखा। प्लीज। जावियर के दोबारा कहने पर उसने आंखें बंद कर ली। वो महसूस कर सकती थी जावियर उसका हाथ थामे खड़ा था। मैं आंखें खोल रही हूँ जावियर। वो उसे मुतला करते आंखें खोल चुकी थी जबकि जावियर सामने एक डिबिया में अंगूठी लिए खड़ा था। काफी दिनों से तुम्हारे लिए कुछ लेना चाह रहा था मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर उस दिन शॉपिंग पर मेरी नजर इस अंगूठी पर पड़ी थी और तुम्हारे जाने का फायदा उठाते हुए मैंने इसे खरीद लिया। वह अंगूठी उसके सामने पहनाते हुए बोल रहा था जबकि रुतबा की सारी खफगी एक लम्हे में दूर हो गई। कैसी है? बहुत प्यारी। रुतबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर तुमसे कम। जावियर की बात पर इससे पहले कि वो कुछ कहती आलियर की आवाज उन दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। जावियर ने आगे बढ़ते आलियर को उठाया और कमरे से बाहर ले गया था जबकि रुतबा अब भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में जावियर की पहनाई गई अंगूठी को देख रही थी। सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी में इस वक्त आबरू मौजूद थी। आयरा को स्कूल से वापस घर छोड़ते अब वो अपनी अगली मंजिल की जानिब रवा थी। जहन के पर्दे पर एक बार फिर माजी की यादें लहराने लगी। जिंदगी चाहे बहुत पुरसकून और खुशगवार हो चुकी थी। दुनिया की हर नेमत पास मौजूद थी मगर कुछ रिश्तों के बिछड़ जाने से पैदा होने वाली खला आज भी उसे तरह बाकी थी। इसे कभी कोई चीज पूर्ण नहीं कर सकती थी। कब्रिस्तान के सामने गाड़ी रोकते उसने गहरी सांस ली थी। दुपट्टा अच्छी तरह सर पर ओढ़ते वो गाड़ी से बाहर निकली। इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ आते उसके कदम भारी होते थे। दिल की धड़कन बेरब्त होने लगती। आंखों में आती नमी को रोकना नामुमकिन हो जाता। वो कदम उठाते अपनी मतलूबा जगह पर पहुंची जहाँ हयात सिद्दीकी के बराबर में सालिया बेगम की कब्र मौजूद थी जबकि उनके दाएं जानिब एक और कब्र का इजाफा हो गया था। वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि शाहज़ैन लाशारी की थी जिस पर लिखे नाम के साथ दर्ज वफात की तारीख आज से 4 साल कबल की थी। आबरू को अच्छी तरह वो दिन याद था जब उसे कोर्ट में फयाज लाशारी की कॉल मौसूल हुई थी कि शाहज़ैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो खबर उसके लिए किसी शौक से कम न थी। सबसे बढ़कर जब उसे उसकी मौत की जगह का इल्म हुआ था तो वो कुछ लम्हे अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाई थी। शाहज़ैन ने अपनी आखिरी सांसें अपने हकीकी वालिदैन की कब्रों के दरमियान ली थी। आबरू को फौरन कुछ रोज पहले इत्तफाकन मार्केट में शाहज़ैन से हुई अपनी मुलाकात याद आई थी जहां उसने आबरू से एक गुजारिश की थी जिसके अल्फाज आबरू को आज भी याद थे। मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ आबरू। तुम चाहो तो इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो कि मैं जिंदगी में तो अपने वालिदैन के साथ नहीं रह सका मगर हाँ, मैं मरने के बाद उनके साथ दफन होना चाहता हूँ। मैं अपनी कब्र की जमीन खरीदने से पहले बस एक बार तुमसे पूछना चाहता था और अपनी इस आरज़ू के मुताबिक आज वो उनके साथ दफन था। आबरू इस बात को पूरी तरह तस्लीम कर चुकी थी कि वो वाकई बहुत बदल गया था। वो 8 अफराद का खानदान था जिसके 4 अफराद अब मरोमट्टी तले दफन थे। बाकी सब की तरह शाहज़ैन की मौत ने भी उन सब पर एक गहरा असर छोड़ा था। आबरू उन तीनों की कब्र पर दुआ मांगते वापसी के लिए पलट गई। गाड़ी में बैठते अब वो अपनी दूसरी मंजिल की जानिब रवा थी। शाहज़ैन की वफात के 2 हफ्ते बाद फवाद उससे मिलने आया था जिसकी वजह शाहज़ैन की वसीयत थी जो वो मरने से बहुत अरसा पहले ही तय कर चुका था। उस वसीयत के मुताबिक वो अपने मरने के बाद वो दारुल अमान आबरू के नाम करना चाहता था। उसका सारा निज़ाम सारे मामलात आबरू के सुपुर्द करना चाहता था। फवाद की गुजारिश पर जब वो पहली बार उस दारुल अमान में आई थी तो उसका नाम देखते काफ़ी देर उसका जिस्म हरकत करने से कासिर रहा था और इसी लम्हे उसने शाहज़ैन की वसीयत को पूरा करने का फैसला कर लिया था। पिछले 4 सालों से जब भी उसे वक्त मिलता वो यहाँ ज़रूर आती बल्कि कई बार तो वो ताशफीन और अपनी बहनों को लेकर भी यहाँ आई थी। आज भी गाड़ी की मंजिल वही दारुल अमान था जिसे उनके भाई ने अपने और उन सब के वालिदैन के नाम किया था। मैंने माना कि शब रोज़ के हंगामों में वक्त हर गम को भुला देता है रफ्ता रफ्ता, चाहे उम्मीद के शमा हो कि यादों की चिराग मुस्तकिल बोझ बुझा देता है रफ्ता रफ्ता। फिर भी माजी का ख्याल आता है गाहे गाहे, मुद्दतें दर्द की लो कम तो नहीं कर सकती। जख्म भर जाए मगर दाग तो रह जाता है, दूरियों से कभी यादें तो नहीं मर सकती। वो अपने कमरे में खड़ी जल्दी जल्दी तैयार होने में मसरूफ थी।
उसे पहले ही हुरैन की वजह से काफी देर हो गई थी, जिसे कुछ देर पहले ही तैयार करते बहुत मुश्किल से सुलाया था। आज हुरैन का अकीका था, जिसके सिलसिले में उनके घर दावत थी। कुछ ही देर में आबरू और रुतबा भी अपने बच्चों के साथ आने वाली थी। गहरे नीले रंग की घुटनों तक आती हुई फ्रॉक के साथ सफेद गरारा पहने वो बहुत हसीन लग रही थी। बालों को जुड़े में बांधे वो ज्वेलरी पहनने लगी थी कि इतने में दरवाजा खुला और आफाक अंदर दाखिल हुआ। वो आज हल्के आसमानी रंग की शलवार कमीज में मलबूस था। इस्पा को देखते उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले और कदम उठाता उसके करीब आया। हर बार की तरह इस बार भी मेरा इंतखाब बहुत अच्छा साबित हुआ है। हुरैन के जाग जाने के डर से उसकी आवाज मध्यम थी। और मेरा भी। इस बार इस्पा जवाब देते हुए मुस्कुराई। ये ड्रेसेस वो 2 दिन पहले ही खरीद कर लाए थे। इस्पा एक नजर आईने में नजर आते हुए अपने अक्स पर डालती हुई पलटी के सामने आफाक कुछ देर पहले उसके लाए गए गजरे हाथ में लिए खड़ा था। इस्पा मुस्कुराते हुए उसके करीब आई। आफाक ने मुस्कुराते हुए गजरों को उसकी कलाइयों की जीनत बनाया। थैंक यू। इस्पा मुस्कुराकर कहती हुई पलटी कि आफाक ने उसकी कलाई थामते हुए उसे रोका। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी थी कि आफाक गहरी सांस लेते हुए बोलने लगा, थैंक यू सो मच इस्पा। मेरी गैर मौजूदगी में जिस तरह तुमने घर और बच्चों को हर जिम्मेदारी संभाली है, अपनी जात को पशे पुष्ट डालकर अम्मी और बच्चों का ख्याल रखा है और अब भी रखती हो, मैं इसके लिए दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में मेरे हमसफर और मेरे बच्चों की माँ हो। वो वाकई उसका मशकूर था, जिसने हसास दिल रखने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी थी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है आफाक, ये सब मेरा फर्ज था। और मैं भी जब जब आपको देखती हूँ खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करती हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने आप जैसे शख्स को मेरे नसीब में लिख दिया, जो मोहब्बत, इज्जत और हिफाजत सब करना जानता है। इस्पा मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। उन दोनों की आंखें उनके अल्फाज की सदाकत की शहादत थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, कमरे का दरवाजा खुला और हंसला अंदर दाखिल हुआ। मामा, आबरू और रुतबा आनी आ गई हैं। वो मुतला करता हुआ वापस भाग गया था। कुछ देर बाद वो सब लॉन्च में मौजूद थे। एक जानिब पर प्रिना के साथ राबिया बेगम बैठी हुई थी, जबकि दूसरी जानिब इस्बा के अतराफ आबरू, हरम, रुतबा मौजूद थी। आलिया और इस्बा जबकि हुरैन आबरू की गोद में थी। देखा, मैंने कहा था ना कि ये बिल्कुल मुझ पर गई है। रुतबा हुरैन को देखते बोली, जी नहीं, हूबहू इस्बा जैसी है। इस बार बोलने वाली हरम थी। कुछ फासले पर ताशफिन और आफाक किसी संजीदा मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि जावियर एक कोने में हंसला और आयरा के साथ कुछ खेलने में मसरूफ था। वहां मौजूद हर शख्स जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करता हुआ यहाँ पहुंचा था। हर एक को अपने सब्र का फल मिला था। अगर आज सालिया बेगम, हफ्सा और हयात सिद्दीकी यहाँ होते तो उन सबको खुश व खुर्रम देखकर कितने पुरसकून होते। मुश्किलात तो उन सब ने भी बर्दाश्त की थी, मगर अपने सब्र का अज्र वो इस दुनिया में नहीं बल्कि दूसरे जहां में हासिल करने वाले थे, क्योंकि ये जिंदगी हर एक को उसके सब्र का फल उस दुनिया में नहीं देती। आसमान पर छाए सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगी थी। लॉन में टेबल के अतराफ लगी कुर्सियों पर इस वक्त सबरीना बैठी थी, जबकि कुछ फासले पर आयरा इधर उधर भागती हुई आलिया के साथ खेल रही थी, जो वाकर में कदम उठाता हुआ उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहा था। सबरीना ने एक नजर मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और फिर अपनी गोद में रखी हुई उस सियाह रंग की डायरी को, जो अब अपने इख्तिताम की जानिब रवा थी। जिंदगी उन्हें कहाँ से कहाँ ले आई थी। इस डायरी के पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक उनकी जिंदगी में कितनी तब्दीलियां आई थी। हर तरह की मुश्किल का सामना करते उन्हें अपने सब्र का बेहतरीन फल भी मिला था, मगर आज तक दिल में एक मलाल, एक पछतावा था कि उनके वालिदैन इस दुनिया से जाते वक्त उनसे राजी ना थे। कुछ पछतावे सारी उम्र का आपका पीछा नहीं छोड़ते, और ये पछतावा भी उन्हीं में से एक था। वो उन्हें सोचों में गुम थी कि आबरू और रुतबा कदम उठाती उनकी जानिब आई। एक के हाथ में चाय की ट्रे थी तो दूसरे के हाथ में कबाब। वो छुट्टी के दिन शाम की चाय यूं ही साथ बैठकर पिया करती थी। रुतबा और आबरू के बैठते ही सबरीना की नजरें कुछ फासले से आते हुए ताशफीन और जावियर पर पड़ी थी, जहाँ ताशफीन जावियर के कंधे पर हाथ रखे हुए उसे कुछ समझा रहा था, जिस पर न जाने उसने ऐसा क्या जवाब दिया था कि वो दोनों हंसने लगे थे। अपनी औलाद के चेहरे पर मुस्कुराहट वालिदैन के लिए किस कदर कीमती होती है, ये सिर्फ वही जानते हैं। आयरा बेटा, इधर आ जाओ और आलियार को भी साथ ले आओ। आबरू उन दोनों के बैठ जाने पर आयरा को आवाज देते हुए बोली थी, जिस पर आयरा माँ की आवाज को अनसुना करते हुए भागती रही। आप रुके भाभी, मैं लेकर आता हूँ। जावियर कदम उठाता हुआ उस जानिब गया। कुछ देर बाद वो एक तरफ आयरा जबकि दूसरी तरफ आलियार को उठाए हुए उस जानिब आने लगा था। जावियर के छोड़ते ही आयरा भागकर ताशफिन के पास चली गई थी
کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ آبرو کے ہاتھ لگ جاتی تو اس کی خیر نہیں تھی، جبکہ آلیار اس وقت صبرینا کے گود میں تھا۔ صبرینا کی نظریں اپنے اطراف میں اپنی اولاد اور ان کی اولاد کو دیکھتے ہوئے بار بار خوشی سے نم ہو رہی تھی۔ کیا وہ اس قابل تھی کہ خدا انہیں اتنی نعمتوں سے نوازتا؟ وہ جتنی بار اس رب کا شکر ادا کرتی کم تھا جس نے انہیں ان کے صبر کا پھل نیک سیرت اولاد کی صورت میں عطا کیا تھا۔ بلا شبہ یہ سب ان کا حاصل جس تھا جو انہوں نے بہت کچھ کھو کر پایا تھا۔ ان کی گود میں بیٹھا ہوا آلیار ایک دم رونے لگا تھا۔ اسے مجھے دے دو امو جان، شاید بھوک لگ گئی ہوگی، رتبہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے آلیار کو پکڑتے ہوئے بولی۔ دوسری جانب اب چائے ختم کرتے ہوئے آبرو برتن سمیٹ رہی تھی، جبکہ زاویار آئرہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور کچھ لمحوں بعد آئرہ تاشفین کا بازو کھینچتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے گئی تھی۔ صبرینا نے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا پین اٹھایا اور آخری صفحے کے بعد خالی حصے پر چند سطر تحریر کرنے لگی۔ یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کہیں کھو لیا کہیں پا لیا، کہیں رو لیا کہیں گا لیا، کہیں رحمتوں کی بارش ہے، کہیں تشنگی بے حساب ہے، کہیں چھاؤ ہے کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہربان بے حساب ہے۔ یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ ختم شد۔ جی تو یہاں ہوتی ہے یہ ناول کمپلیٹ، اور بہت اچھی ناول تھی، بہت ہی پیاری تھی، اور یہ رائٹر کی فرسٹ ناول تھی جو اتنی اچھی تھی۔ منظر نگاری، اسٹوری لائن، سب کچھ بہت اچھا تھا، اور ٹویسٹ تو کافی اچھے تھے اس میں نے مطلب 2 ٹویسٹ تو بالکل ایکسپیکٹ ہی نہیں کیے تھے۔ ایک تو تاشفین صبرینا کا بیٹا ہے یہ، اور صبرینا کی پاسٹ میں اسٹوری چل رہی تھی تو یہ میں بالکل گیس نہیں کر پائی تھی، اور سیکنڈ یہ کہ شاہزین حیات صدیقی کا بیٹا ہے، تو یہ دونوں ہی میرے لیے کافی ان ایکسپیکٹڈ تھے لیکن اچھے تھے، تو میرے لیے یہ دونوں کافی شاکنگ تھے۔ باقی تو میں نے کافی حد تک گیس کر لیا تھا، کچھ غلط کچھ صحیح، لیکن مجھے سالیہ بیگم کی ڈیتھ کا اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا جب شاہزین کا پتہ چلا تھا کہ حیات صدیقی کا بیٹا ہے، تو پھر بھی میں چاہ رہی تھی کہ نہیں، اب نہیں ہونی چاہیے ڈیتھ، کیونکہ آبرو نے بہت کچھ سہا تھا، اور جب سے حیات صدیقی فرسٹ ایپیسوڈ کی جو ڈیتھ ہوئی تھی میں تب سے ہی سوچ رہی تھی کہ نہیں، سالیہ بیگم کی نہیں ہونی چاہیے ڈیتھ، اور اینڈ میں ان کی ڈیتھ پر ہی ختم ہوا، تو میرے لیے کافی سیڈ سین تھا وہ۔ اور میں ناول کو پھر کہوں گی کہ بہت اچھی تھی، اور پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کچھ بہت اچھے سے لکھا گیا تھا، تو بالکل بھی کنفیوژن بھی نہیں ہوئی تھی، اور مجھے بور نہیں لگی کہیں بھی، یہ ناول کہیں بور ہی نہیں ہونے دیا، کب ختم ہو گئی معلوم ہی نہیں ہوا، تو مجھے تو کافی پسند آئی ہے۔ آپ کو کیسی لگی ہے بتانا ضرور۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔